हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फेवरेट टॉपिक दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज हमारा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। वैसे तो आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं फेवरेट होने चाहिए, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, बायोलॉजी भी, लेकिन ये तो हमारा कोर है मेरे दोस्त। इस सब्जेक्ट को तो हमने हमारे जीवन के काफी साल दिए हैं। सो अल्टीमेटली यहां जो आपको मजा आने वाला है वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आज मैं आपको बायोलॉजी की गहराई में ले चलूंगा। आज मैं आपको कोई किताबी कंटेंट नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो बायोलॉजी को समझने के लिए नेसेसरी हैं, जो बायोलॉजी को समझने के लिए आपको डे वन पे पता होनी चाहिए। यहां पर आपका सिलेबस भी कवर हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको वर्टिकल नॉलेज मिल रही होगी। यानी अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डिकोड बायोलॉजी लाइक एनीथिंग। कैसा भी सवाल, कितना भी गहरा सवाल, कितना भी हटके सवाल अगर आपसे पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस बहुत आराम से मेरे दोस्त। चुटकियों में आप किसी भी लेवल के सवाल का खात्मा कर रहे होंगे, ये आपके विपू भाई का प्रॉमिस है। सो आज के दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं एंड कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी को थोड़ा सा फास्ट पेस रखा जाए, यानी ज्यादा क्लासेस लेकर के बायोलॉजी को अच्छे तरीके से एक ही शॉट में कवर कर दिया जाए। काफी सारे चैप्टर्स इकट्ठे पढ़ लिए जाए जिससे कि मेन फोकस जो है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स पे डाला जा सके। अगर आप सभी आज के सेशन के लिए तैयार हैं, एनर्जी अगर आपके अंदर भरी हुई है, तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। और आपके दिलों की एनर्जी अगर मुझ तक पहुंचेगी, मैं उस एनर्जी को इस सेशन में लगा करके, इस सेशन में झोंक करके इस सेशन को एक बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड सेशन बना पाऊंगा। एक बार आप सभी की एनर्जी दिख जाए इन द चैट सेक्शन, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। काफी डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीजें क्लास में ही समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें क्लास में ही याद भी हो जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस बैठ करके मेरी सारी बातों को सुन लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के बाद आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, आपको मेरी शीट्स मिलेंगी। तो कुछ नोट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो आप पहले देख लीजिए। दोस्त, ऐसे कुछ आपके नोट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे नोट्स थे हमारे पास, उनको हमने मॉडिफाई भी किया है। ये व्हाइट कलर की शीट्स हैं जहां पर महज 3 से 4 पेजेस में आपका कोई भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, वो कवर हो रहा होगा। ये शीट आपको आज के लेक्चर के बाद मिल जाएगी ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहां सारी चीजें दे रखी है जो हमने क्लास में पढ़ी थी। इनफैक्ट कुछ एक आधी बात आपको एक्स्ट्रा भी यहां पर मिल सकती है। और रिवीजन के लिए एकदम फुल प्रूफ नोट्स हैं ये। एनसीईआरटी के डायग्राम्स यहां लगाए हुए हैं और एक एक चीज जो क्लास में बताई गई थी, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी टैग्ड हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जब भी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम हो, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने उड़ान बैच को खोलें। आप एक अलग से नोट्स का फोल्डर मैं बनवा दूंगा, उस फोल्डर को खोलें और उसमें चैप्टर वाइज जितने भी नोट्स हैं इनको जाकर के अनलॉक कर लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आज कल में ही आपके बैच के अंदर डलवा दूंगा। तो सारे के सारे जो आपके 13 चैप्टर्स हैं उनके नोट्स आपके पास पहले दिन पे ही हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस शीट्स में आपके लिए एक्स्ट्रा डलवा रहा हूं, कुछ दिन में आपके लिए वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और भी आपको किसी भी मटेरियल की जरूरत है तो मुझे बताइएगा। और मैं एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूं। वो सरप्राइज रिवील होगा 1-1.5 महीने बाद, लेकिन अल्टीमेटली आप तक वो सरप्राइज पहुंचेगा जरूर, बिकॉज वो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो एक बार बस इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, आज शाम तक आपके पास ये नोट्स पहुंच रहे होंगे। और अब हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राइट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम खोपड़ी पे लगाएंगे गुरुजी सरसों का तेल और घुस जाएंगे इस चैप्टर के नाम में एज वेल एज इस सब्जेक्ट के नाम में। सब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? सब्जेक्ट का नाम है गुरुजी बायोलॉजी। लिखना है, एक लाइन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी। इससे पहले हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? केमिस्ट्री वॉज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर आप एटम्स की पढ़ाई करते हो, मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई करते हो, उस सब्जेक्ट को आप केमिस्ट्री कहते हो। अब ये जो बायोलॉजी है, इसके नाम में अगर हम घुस जाएं तो इस नाम के ही टुकड़े करके हमें पता लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहला जो शब्द है यहां पर वो है मिस्टर बायो। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। और लॉजी का मतलब क्या होता है? एजी ओजी लॉजी। सुनोजी में जो लॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी।
यानी अगर आप लाइफ की स्टडी कर रहे हो, या अगर मैं आपको थोड़ी और सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस वजह से लिविंग है, अगर आप उस वजह की स्टडी कर रहे हो, देन अल्टीमेटली आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो। यानी बायोलॉजी में आप किस चीज की स्टडी करते हैं? आप स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस दुनिया पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सब के बारे में आप पढ़ाई करते हो। सो यू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। अब ये जो लिविंग प्रोसेसेस शब्द है ये कहीं सुनेला लगता है? यस सर, ये तो हमारे चैप्टर का नाम है जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यानी अगर मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, आपके विपू भैया एक ह्यूमन बीइंग है। यस, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या मैं आपके लिए लिविंग हूं? यस गुरुजी, आप जिंदा खड़े हो तभी बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, हमसे बात कर पा रहे हो, हमें पढ़ा पा रहे हो। तो अगर मैं लिविंग हूं तो मेरे अंदर कोई तो काम चल रहा है, कोई तो प्रोसेसेस चल रही हैं जिस वजह से मैं जिंदा हूं। अदरवाइज मैं आपके सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोसेसेस हैं जो मुझे जिंदा रखने का काम करते हैं, जो मुझे लिविंग रखने का काम करते हैं, जो मेरे अंदर लाइफ को तैयार करते हैं, इन्हें ही मैं लाइफ प्रोसेसेस कहता हूं और कुछ भी नहीं। यानी आप अगर ऐसे कुछ लाइफ प्रोसेसेस का नाम बताना चाहें तो चैट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या मैं खाना खाए बिना जिंदा रह सकता हूं? क्या मैं अगर 20 दिन खाना ना खाऊं तो क्या मैं जिंदा रह सकता हूं? मुझे खाना चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में मिले। चाहे मैं दूध पी रहा हूं, चाहे मैं जूस पी रहा हूं, चाहे मैं फल खा रहा हूं, चाहे मैं अनाज खा रहा हूं, चाहे मैं कुछ और खा रहा हूं। इफ आई एम इन टेकिंग फूड, अगर मैं खाना खा रहा हूं, देन अल्टीमेटली मैं अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहा हूं, मेरी बॉडी में एनर्जी आ रही है, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। तो एक लिविंग प्रोसेस आप यहां पर बता सकते हैं भैया कि क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा। यस गुरुजी, न्यूट्रिशन हो जाएगा। करेक्ट है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर समझ लीजिए मैं खाना खा रहा हूं लेकिन मैं खाना पचा नहीं पा रहा, तो क्या मेरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी? नहीं गुरुजी, खाना जो आप खा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फूड के। उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के आपको टुकड़े करने होंगे, उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, तब जाके उस फूड से आपको एनर्जी मिलेगी। सिर्फ खाना खा लेने से एनर्जी नहीं मिलती, इस खाने को डाइजेस्ट भी करना पड़ता है, इस डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग सेल्स में भी भेजना पड़ता है, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है, तब जाके आपके सेल में एनर्जी करेंसी बनती है, एटीपी बनती है। तो मुझे न्यूट्रिशन के साथ साथ किस चीज का ध्यान रखना है? डाइजेशन का भी ध्यान रखना है। डाइजेशन का भी ध्यान रखना है। यानी मैंने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया और बाबू ने खाना पचाया, उसके बाद क्या हुआ? पचाने के बाद मुझे इस खाने से एनर्जी भी निकालनी है। तो आप खाने को ऑक्सीडाइज करोगे, खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ोगे, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि आप क्या करोगे? खाने को रेस्पायर करोगे, रेस्पिरेशन करोगे, यानी ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ोगे। अब भैया मेरी बॉडी में मैंने खाना खाया, खाना पचाया, खाना अलग अलग सेल्स में भेजा, सेल्स में एनर्जी बनी। जब एनर्जी बनी तो कुछ गंदे प्रोडक्ट्स भी तो सेल के अंदर बनेंगे ना। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, हर काम में गंदगी रिलीज हो रही होती है, तो वो जो गंदगी है उसको आपकी बॉडी से बाहर भी तो फेंकना पड़ेगा। आपने जितना भी खाना खाया वो सारा खाना आपकी बॉडी में जाकर यूज हो जाए, ये तो संभव है ही नहीं। तो आपको जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर भी निकालना होता है, एक्सक्रीट भी करना होता है, सूसू पॉटी भी करनी होती है। तो ये भी आपका एक लाइफ प्रोसेस है ना। हम कब तक रोक के बैठ सकते हैं मेरे भाई? करना तो पड़ेगा। तो आप यहां पर एक्सक्रीशन भी लिख सकते हैं कि भैया एक्सक्रीशन भी करनी पड़ती है। अब खाना खाया मैंने मुंह से, और मेरे भाई खाना जो है वो पच पच के पहुंच गया मेरी बॉडी के हर एक सेल में। यानी कि कोई मेरे पास ऐसा सिस्टम भी तो है जो इस खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यस गुरुजी, बिल्कुल है। एंड सिमिलरली प्लांट्स में भी अगर आप देखो, अगर समझ लीजिए आपके घर के बाहर एक पेड़ है, आपको कहा जाए कि जाओ यार इस पेड़ में पानी डाल के आओ, तो आप कहां पानी डालोगे? एक तो आप ये बेवकूफी कर सकते हैं कि मग्गे में पानी भरा और पेड़ पे ऐसे ऐसे छिड़क दिया, या तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि भैया गीला कपड़ा लिया और पेड़ के तने पे बांध दिया कि भैया तना जो है पानी सोख लेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। हम हैं समझदार बालक, हम क्या करेंगे? हम हैं पढ़े लिखे बालक, हम क्या करेंगे? सर हमें अगर पानी दिया गया है, हम उस पानी को पेड़ की जड़ में डाल देंगे, यानी रूट्स में डाल देंगे।
क्योंकि हमें पता है कि अगर रूट के पास पानी चला गया, अगर रूट ने पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, पानी को सोख लिया है, तो ऑटोमेटिकली पूरे पेड़ के पास पानी पहुंच जाएगा। पेड़ में एक ऐसा सिस्टम है जो कि पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। पेड़ में छोटे छोटे पाइप्स हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो आप क्या करते हो, रूट में पानी डालते हो, यानी पेड़ के पास भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आप अगर जड़ में पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली पानी पेड़ के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ मुंह से खाना खाओगे, आप ये थोड़ी सोचते हो कि यार मेरे तो गाल के पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, यहां के मेरे सेल्स खराब हो जाएंगे, मैं कान में रोटी घुसा लेता हूं, है ना भाई, रसगुल्ले रसमलाई की चाशनी जो है कान में डाल लेता हूं, यहां के सेल्स भी जिंदा रह पाएंगे। भाई आप मुंह से खाना खा लो, आप मुंह से रसमलाई खा लो, ऑटोमेटिकली उसका जो न्यूट्रिशन है पूरी बॉडी में फैल जाएगा। हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हमारा ब्लड जो है धाड़ 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 कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, दौड़ रहा है, हमारी पूरी बॉडी में चीजों को लेकर के जा रहा है। तो अगली जो इंपॉर्टेंट यहां पे एक लाइफ प्रोसेस हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अर्थात आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि गुरुजी चाहे खाना खाना हो, चाहे खाना पचाना हो, चाहे खाने के छोटे छोटे टुकड़े करके एनर्जी निकालना हो, चाहे मेरे भाई ये जो एक्स्ट्रा चीजें आपने खा ली हैं उन्हें अपनी बॉडी से बाहर भगाना हो, गंदे मटेरियल्स को बाहर भगाना हो, या आपने जो भी खाया पिया उन चीजों को अपने शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, ये सारी चीजें क्या है, लाइफ प्रोसेसेस ही तो है। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेसेस है, इन्हीं की वजह से आप जिंदा रह पाते हो। इनमें से एक भी चीज गायब हो गई तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। दैट्स वाई इन्हें क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्हें माना जाता है। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक एक ये जो प्रोसेस है इसको पकड़ पकड़ के डिकोड करेंगे। जैसे आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझेंगे, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ये समझेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेता है ये समझेंगे, आप न्यूट्रिशन कैसे लेते हो ये समझेंगे, फिर डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एंड सो ऑन। कई सारी चीजें हैं, ये तो मैंने सिर्फ कुछ नाम लिखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। यानी अगर मैं आपको यहां पर दो चीजें बताऊं मेरे भाई, तो वो दो चीजें कौन सी होंगी। सबसे पहली चीज कि हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं सर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी हम किसकी स्टडी करते हैं, बायो की, यानी हम जीवन की स्टडी करते हैं, है ना, जीवित ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। और जीवित ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी मेरे अंदर कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, चींटी के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, हाथी के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, उस वजह से हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो इन प्रोसेसेस की हमें स्टडी करनी है। अब आराम से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको गहराई में ले जा रहा हूं, मजा आना स्टार्ट होगा, आराम से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं कि भैया लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में क्या फर्क है, आराम से सुनना। सबसे पहले तो लिविंग और नॉन लिविंग में आपको अगर डिफरेंस करना है तो आपको दो चीजें पढ़नी होंगी, आराम से देखिए। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इन्हें कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एंड कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिफाइनिंग फीचर्स। आराम से सुनिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, डिफाइनिंग फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर्स अर्थात आराम से सुनिएगा भाई, कुछ फीचर्स ऐसे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिन्हें मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह दिया, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने डिफाइनिंग फीचर्स कह दिया। इन दोनों का क्या मतलब है गुरुजी, जरा समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं मेरे भाई, बस प्यार से सुनना और समझते हुए चलना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेरे अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर आप पेन को उछाल सकते हो, सर आप पेन को ड्रॉप कर सकते हो, सर आप बोल सकते हो, सर आप चल सकते हो, आप सिंघम बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं। पर क्या दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कर सकता है? क्या प्लांट सिंघम बन सकता है? नहीं मेरे भाई, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास हाथ ही नहीं है। क्या प्लांट मेरी तरह चल सकता है? मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। क्या प्लांट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है? नहीं गुरुजी, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास पैर नहीं है, प्लांट एक ही जगह पर स्टडी रहता है, प्लांट अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं बोलूं कि वॉकिंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या यह बात करेक्ट होगी? क्या दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म वॉक कर सकता है?
नहीं सर, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म वॉक नहीं कर सकता, मैंने कभी प्लांट्स को वॉक करते हुए नहीं देखा है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो एक ही जगह पर चिपके हुए होते हैं, वो भी वॉक नहीं कर सकते। यानी वॉकिंग मेरा फीचर है, मैं वॉक कर सकता हूं, आप वॉक कर सकते हो, डॉग वॉक कर सकता है, कैट वॉक कर सकती है, लेकिन दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो वॉकिंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ सेल। आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे बेसिक लाइन है सेल से रिलेटेड, कि अगर आपको लाइफ चाहिए, अगर आपको जिंदा रहना है, आपके पास कम से कम एक सेल तो होना चाहिए, तब जाके आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बैक्टीरिया में एक ही सेल होता है, लेकिन कम से कम एक सेल तो चाहिए। हमारे अंदर करोड़ों सेल हैं, बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल है, लेकिन दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होना तो इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रही है। दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना तो चाहिए, चाहे वो खाना कहीं से भी आ रहा हो, आपको एनर्जी तो चाहिए, कोई रिएक्शन तो आपकी बॉडी में चल रहा होगा ना एनर्जी बनाने के लिए। तो क्या मेटाबॉलिज्म जो है, यानी ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या ये हमारी पहचान है? बिल्कुल सर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होते ही हैं, हमारी बॉडी भी केमिकल्स की बनी है। तो हमने पहला चैप्टर ही पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहां आपको बताया गया था कि केमिकल रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बॉडी में भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन, मैं सांस ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन, और कुछ सेकंड्स बाद मैं छोड़ रहा हूं CO2। क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है? बिल्कुल है सर। ऑक्सीजन जो है CO2 में कन्वर्ट हो गई, केमिकल रिएक्शन ही तो है। मैं खा रहा हूं खाना, लेकिन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। कोई तो अंदर केमिकल रिएक्शन हुई होगी, कोई तो तोड़फोड़ हुई होगी मेरे भाई। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। तो ये डिफाइनिंग फीचर है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने कह दिए ऑल द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑल द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो नॉट इंपॉर्टेंट हो, सारी चीजों को मिला करके हमने क्या कह दिया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन राइट, तो राइटिंग मेरा फीचर है ना। आई कैन सिंग, सिंगिंग मेरा फीचर है भाई। दाता लहे में माजा दिल, कुछ तो गा ही सकता हूं ना। यस। आई कैन टीच, टीचिंग इज ऑल्सो माई फीचर। आई कैन वॉक, वॉकिंग इज ऑल्सो माई फीचर, है ना। आई कैन सी, मेरी भैया दो आंखें हैं बड़ी बड़ी, तो मैं तो देख भी सकता हूं दुनियादारी को। सो अल्टीमेटली क्या है? ये सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, ये सारे मेरे कैरेक्टर्स हो गए। बिल्कुल हो गए। अब जरूरी नहीं है दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां 20 रुपए का नोट बना लीजिए। इट इज नॉट मैंडेटरी या इट इज नॉट कंपल्सरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सारे फीचर्स दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिले। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दीज फीचर्स will be found in all living organisms, in all living organisms। जरूरी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो बताओ, क्या प्लांट गाना गा सकता है? नहीं गुरुजी। क्या बैक्टीरिया गाना गा सकता है? नहीं गुरुजी। क्या प्लांट चल सकता है? नहीं गुरुजी। पर वो जिंदा तो है ही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं ही। जैसे आप कह सकते हैं कि प्लांट्स can't walk, sing and see। भाई प्लांट के पास आंखें नहीं है, प्लांट देख भी नहीं सकते, प्लांट गाना भी नहीं गुनगुना सकते, और प्लांट चल भी नहीं सकते। जिस दिन मेरे भाई प्लांट चलने लगे, प्लांट गाना गाने लगे, उस दिन जीना हराम हो जाएगा आपका। समझ लो मेरे भाई, दोपहर की कड़कती धूप है, आप जाके पार्क में लेट गए पेड़ के नीचे, और आपने सोचा कि ये तो चलता कहां है, और वो चलने लगा। उस दिन भाई
जिंदगी की अइयां बैयां उस दिन हो जाएगी जिस दिन प्लांट सच में चल पड़ा, जिस दिन प्लांट सच में गाने लगा, उस दिन सोचोगे कि हाँ भैया ये जो प्लांट है इसमें कोई भूत है, इसमें भैया धागा वागा बांध के जाता हूं, अदरवाइज जो है ये मेरा पीछा करते करते कहीं घर ना आ जाए। प्लांट तो होता भी लंबा है ना, पहली मंजिल से ही पकड़ लेगा आपको, आपके कमरे से ही उठा लेगा आपको। सो अल्टीमेटली बढ़िया है कि प्लांट नहीं चलता, जिस दिन चलने लगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती हैं, इन्हें डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा करके। डिफाइनिंग फीचर, ऐसे फीचर जो डिफाइन करते हैं कि आप लिविंग है या नहीं, मतलब आपके अंदर वो फीचर होने ही होने चाहिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर होने ही होने चाहिए। ऐसा एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो जिसमें ये फीचर ना पाए जाते हो। 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर हो, इन्हें हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या हो गया, all the features that are compulsorily present in all living organisms, that are compulsorily present in all living organisms। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाए जाते हो ऐसे फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल। प्रेजेंस ऑफ सेल, भैया सेल जो है ये तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ अगर आपको चाहिए, जिंदा अगर रहना है तो सेल आपके अंदर होना ही होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, खुद बताइए। अगर समझ लीजिए मेरे पेन के टिप पे, मेरे पेन पे कोरोना वायरस बैठा हुआ है, बताओ वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, खुद बताइए। अगर मेरे पेन की टिप पे कोरोना वायरस बैठा हुआ है तो क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? सर ये नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है इसका खुद का कोई सेल नहीं होता। वायरस जब अकेला है, मेरी बॉडी के बाहर है, तो इसकी कोई औकात नहीं है, वायरस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो ये नॉन लिविंग होता है मेरे दोस्त। वायरस जो है उसका खुद का कोई सेल नहीं है, और आप कहते हो सेल को 10 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी अगर आपको लिविंग कहलाना है, अगर आपको लाइफ चाहिए तो आपके पास सेल तो होना चाहिए। वायरस के पास कोई सेल नहीं है, इसीलिए इसे नॉन लिविंग माना जाता है। बट ये वायरस अगर मैं इनहेल कर लूं, यानी ये वायरस अगर मैं सांस के साथ अंदर ले गया और ये वायरस मेरी बॉडी के किसी सेल में चला गया, तो ये मेरे सेल को इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं हाईजैकर ऑफ द सेल। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, अलग अलग प्लेन्स जो हैं उनको गुंडे आकर के हाईजैक कर लेते हैं फिल्मों में। जैसे धमाल मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो रितेश देशमुख है वो जाके बस को हाईजैक कर लेते हैं, है ना, कि हाँ भाई बाबू भाई के साथ मैं आ चुका हूं और भाई बस हाईजैक कर लिया मैंने, अब ये बस वो करेगी जो मैं चाहूंगा। तो इसी प्रकार से वायरस जो है वो क्या करता है, हमारे किसी बॉडी के सेल में घुस गया, उस सेल को हाईजैक कर लेता है और उस सेल को बोलता है और वायरस बनाओ, मुझे अपना दबदबा और चाहिए, और ज्यादा वायरस मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट करो। और एक टाइम पे एक सेल के अंदर इतने ज्यादा वायरस बन जाते हैं कि वो सेल फट जाता है, और फट जाता है तो इस सारे वायरस मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में और आसपास के सारे सेल्स में घुस जाते हैं। यानी ये जो वायरस है इसका कोहराम बढ़ता ही चला जाता है। अब ये हजारों वायरस जो है ये अलग अलग सेल्स में घुसेंगे, वहां जाकर के अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे और तादाद बढ़ाएंगे, एंड जाकर के फिर वो सारे सेल्स भी फट जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वायरस आपकी पूरी बॉडी पे कब्जा कर चुका होगा। इस प्रकार से वायरस आपकी बॉडी में फैलता है। तो अगर वायरस मेरी बॉडी के बाहर बैठा हुआ है तो इसके पास कोई खुद का सेल नहीं है, तो इसे नॉन लिविंग माना जाता है। और जब ये मेरी बॉडी के अंदर आ गया है तो भी इसके पास खुद का सेल नहीं है, पर ये मेरे सेल को इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो इसलिए वायरस को साइंटिस्ट ने ना लिविंग कहा है ना नॉन लिविंग कहा है, इसे क्या कह दिया, कनेक्टिंग लिंक। यानी ये दोनों के बीच का एक जंक्शन है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग चीजों जैसी हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप क्या कह सकते हो, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक। Virus is a connecting link between living and non-living। वायरस जो है
इसके पास खुद का सेल नहीं होता, तो आप नोट भी लिख सकते हो, यहां पे आप नोट बना सकते हैं 10 रुपए का, और यहां लिख सकते हैं वायरस डू नॉट हैव इट्स ओन सेल, डू नॉट हैव इट्स ओन सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई भैया, यानी सेल का प्रेजेंट होना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक जिंदा ऑर्गेनिज्म हो तो आपके अंदर सेल होना चाहिए। दूसरी चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया मेटाबॉलिज्म। गुरुजी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होने वाले रिएक्शंस, इन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर में मैं ऑक्सीजन भी ले रहा हूं, मैं खाना भी खा रहा हूं, मेरी बॉडी में धूम मची हुई है, मेरे बॉडी में मैंने जो खाना खाया है वो भी लगातार टूट रहा है, मेरी बॉडी में अगर मैं जिम जा रहा हूं तो मसल भी गेन हो रही हैं, हजारों चीजें चल रही हैं मेरी बॉडी में। अभी मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूं तो इसमें ब्लड भी फ्लो हो रहा है ना, मैं सांस भी ले रहा हूं, मैं हाथ की मूवमेंट भी कर रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं, मैं आपको देख भी रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, अगर आप सामने बैठे होते मैं सुन भी पाता। तो अल्टीमेटली क्या है, हजारों चीजें मैं अभी कर रहा हूं। ये हजारों की हजारों चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। इन सारे केमिकल रिएक्शंस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में चाहे हजारों चीजें हो रही हो, इन हजारों की हजारों चीजों को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मेरे शरीर में अगर 1,00,000 अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को मिला के, उन 1,00,000 रिएक्शंस को मिला के मैं कहूंगा कि ये मेरा मेटाबॉलिज्म है। राइट, यानी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या हुई, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ all chemical reactions, metabolism is the sum total of all chemical reactions occurring in an organism, occurring in an organism, right? ये जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं ये किस वजह से होते हैं आपको पता है भैया, आपकी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है, यानी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, नए नए केमिकल्स, नए नए मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में हमेशा बनाते रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। समझ लीजिए, आराम से सुनिए, मैं कह रहा हूं भाई आपने 5 आलू के पराठे खा लिए और अब आप सो गए बिंदास, आपने कोई काम नहीं किया, आप कोई फुटबॉल खेलने नहीं गए, आप कोई क्रिकेट खेलने नहीं गए, आप कोई क्लासरूम नहीं गए, कोई कोचिंग नहीं गए, कोई स्कूल नहीं गए, कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 आलू के पराठे दबाए दही के साथ, अचार के साथ, और सो गए अपने घर में। क्या तब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सो रहे हैं और पड़े पड़े सांसें ले रहे हैं, क्या तब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए? यस गुरुजी, ऐसे दिन हमारे जीवन में होते हैं जब हम कंप्लीट रेस्ट पे होते हैं। हमारी बॉडी जब बीमार होती है, जब हमें बुखार चढ़ा हुआ होता है, कोई बाहर से हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं, लेकिन तब भी खाना तो खाना पड़ता है ना मेरे भाई, तब भी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। यानी कुछ काम ऐसे हैं जो मेरी बॉडी में हमेशा चलते रहते हैं, चाहे मैं एक्टिव हूं चाहे मैं एक्टिव ना हूं, मेरे बॉडी में कोई काम ऐसे हैं जो हमेशा चलते रहेंगे। इन्हें मैं कहता हूं मेंटेनेंस के काम, इन्हें हम कहते हैं मेंटेनेंस के काम। मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो लगातार मरते रहते हैं, मुझे नए सेल्स बनाने हैं। आपको पता है आपके खून में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो कौन सा है सर? रेड ब्लड सेल, हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब ये जो रेड ब्लड सेल है, हम कहते हैं कि भैया ये 120 दिन तक जिंदा रहता है, 120 डेज तक जिंदा रहता है। अगर ये 120 डेज तक जिंदा रहता है, यानी 4 महीने तक जिंदा रहता है, भाई 30 दिन का 1 महीना है, 120 डेज मतलब 4 महीना। 4 महीने बाद ये जो आपकी आरबीसी है ये मर जाएगी। नई आरबीसी कहां से आएगी? हमारे सेल को नए नए, हमारी बॉडी को नए नए सेल भी तो बनाने पड़ रहे हैं। ये जो आरबीसी मरेंगी, इनकी जगह नई आरबीसी की फौज भी तो आएगी। बिल्कुल आएगी सर, तो इन्हें बनाना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। तो ये काम तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है सर। सिमिलरली समझ लीजिए आपकी बॉडी है, अंदरूनी कोई चोट लग गई तो उसको भी तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत प्यारी चीज समझाता हूं। आपका पेट है, आपका जो पेट है इसके अंदर एक एसिड बनता है, अगर आपने सुना हो तो। उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब ये जो एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पेट के अंदर पाया जा रहा है। तो आपके पेट पे एक कवरिंग होती है अंदर की साइड, जो आपके पेट को बचाती है इस एसिड से, राइट? कि कहीं ये एसिड जो है ये अंदर ही अंदर आपके पेट की दीवार को जला ना डाले, इसीलिए ऊपर एक कवरिंग पाई जा रही है।
म्यूकस की लेयर पाई जा रही है। हम कह रहे हैं कि आपके पेट को हमने क्या कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। लेकिन म्यूकस की लेयर भी एसिड को कितनी देर रोक पाएगी, बहुत कम टाइम तक। तो ये जो एसिड है ये उसके बाद भी पेट को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। तो आपके पेट की जो लाइनिंग है ये 1 हफ्ते में 2 बार बदलनी पड़ती है हमको। यानी ये जो पेट की लाइनिंग है ये भी तो लगातार बन रही है ना मेरे भाई, बिल्कुल बन रही है। आपके नाखून, आप चाहे कुछ करो चाहे मत करो, आप चाहे 4 दिन बहुत ज्यादा काम करो, चाहे आप बहुत कम काम करो, चाहे आप सो, चाहे आप जागो, चाहे आप ट्रेवल करो, नाखून बढ़ेंगे, बाल बढ़ेंगे। दीज आर सम नेचुरल प्रोसेसेस जिनको होने से आप नहीं रोक सकते। इन सारी चीजों में एनर्जी तो खर्च होती है ना। कोई भी काम हो रहा है आपकी बॉडी में, एनर्जी तो उसमें चाहिए ही चाहिए, राइट। यानी ये रिएक्शंस जो है आपकी बॉडी में चलते ही रहेंगे, आप इन्हें रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कर सकते मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं सब कुछ बंद हो जाए, मैं सब कुछ रोक के बैठ जाऊं ना, रुक ही नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ा हाइयर लेवल पे हम ये पढ़ाते हैं। जिस दिन आपकी बॉडी में ये रिएक्शन रुक गए, 2 सेकंड के लिए भी रुक गए, खेल खत्म। आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे, आपको यमराज साक्षात अपनी आंखों के सामने दिख जाएंगे और आपको ऊपर जाना पड़ेगा। हम जिंदा हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ये मेंटेनेंस टास्क, ये केमिकल रिएक्शन लगातार चल रहे हैं। जिस दिन ये मेंटेनेंस टास्क 1 दिन के लिए भी बंद हो गए, 1 सेकंड के लिए भी बंद हो गए, आप खत्म हो जाओगे। इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो हमने क्या कहा भैया, मेटाबॉलिज्म को इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसे होते हैं, दीज केमिकल रिएक्शंस अकर बाय, एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, दीज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस अकर बाय मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसे हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। एंड ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ना, इट कीप्स द मेंटेनेंस टास्क going inside our body. It keeps the maintenance task going inside our body। भैया हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो लगातार इसीलिए चल पाता है क्योंकि हमारी बॉडी में ये केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं निरंतर, और ये केमिकल रिएक्शन बढ़िया तरीके से होते रहेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। तो ये मेंटेनेंस के काम जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ मेंटेनेंस के कामों का मैं आपको एक चिट्ठा बना के दे दूंगा अगली स्लाइड में। अभी के लिए मुझे बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं। मैंने अभी तक आपको 2 स्लाइड पढ़ाई हैं, मैं दोनों बातें आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं, आराम से सुनिएगा। ये स्लाइड लिखने का टाइम दे दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि बायोलॉजी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके अंदर होने वाले लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी कर रहे होते हैं। यानी आप मेरी स्टडी अगर कर रहे हैं तो भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और आप मेरे शरीर के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं तो भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। हमें इस चैप्टर में इन लिविंग प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ना है जिस वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये जो आपके फीचर्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। पहले फीचर्स को हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नाम में घुस जाओ, नाम में एक चीज छुपी हुई है, कैरेक्टर्स। यानी आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके पास जो भी है, दे ऑल आर योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सर मेरे जो बाल हैं वो गोल्डन है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सर मेरी आईब्रो चौड़ी है बहुत, मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सर मेरे दांत ऐसे हैं, है ना, मैं गिर गया था साइकिल से, ये भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेरे पास तो ये सब है ना, बिल्कुल है गुरुजी। तो क्या ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए? बिल्कुल हो गए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ये सारे डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के दांत टूटे हुए होते हैं मेरी तरह? नहीं सर। क्या दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म की कोहनी फूटी होती है मेरी तरह? नहीं। क्या दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म मेरे जितना विद्वान होता है? नहीं। तो जाहिर सी बात है ये दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के फीचर नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी अपनी बात कर रहा हूं, राइट। सो ऐसे फीचर्स जो दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, इन्हें आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह सकते हैं। भाई मैं चल सकता हूं, मैं हाथ हिला सकता हूं, मैं पेन चला सकता हूं, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है।
लेकिन अगर मैं डिफाइनिंग फीचर की बात करूं तो डिफाइनिंग फीचर मतलब वो सारे फीचर्स जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा हाथी हो, कोई ना छूटे। ऐसे प्रोसेसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हो उन्हें मैं डिफाइनिंग फीचर्स कहूंगा। जैसे प्रेजेंस ऑफ सेल, ये जो सेल है इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, ये कंपलसरी है। चाहे बैक्टीरिया की बात करो उसकी बॉडी में एक सेल है, पेड़ की बात करो करोड़ों सेल हैं, मेरी बात करो करोड़ों सेल हैं, हम सब के अंदर सेल्स हैं। ये हमारा डिफाइनिंग फीचर हो गया। वायरस जो है इसको कंप्लीटली लिविंग क्यों नहीं कहा भैया, इसको लिविंग क्यों नहीं कह देते पूरा पूरा? क्योंकि इसके पास खुद का सेल नहीं होता है, डू नॉट हैव इट्स ओन सेल, इसीलिए इसे लिविंग ना कह करके कनेक्टिंग लिंक कह दिया कि भाई कुछ इसकी चीजें नॉन लिविंग जैसी हैं, कुछ लिविंग जैसी हैं, कनेक्ट कर रहा है लिविंग और नॉन लिविंग को, इसे कनेक्टिंग लिंक कह दिया। दूसरी चीज सेल के बाद मैंने बताई मेटाबॉलिज्म, कि भैया मेरी बॉडी में लगातार रिएक्शन चल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ बन रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मैंने लिया सांस के थ्रू, CO2 छोड़ दिया, ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो गई, तो ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां मॉलिक्यूलर मूवमेंट हुई है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हुआ है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट लगातार होती रहती है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी मेंटेनेंस करती रहे। कुछ काम है जो हमेशा चलते रहेंगे, चाहे आप एक्टिव हो, चाहे आप ना हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, ये मेंटेनेंस टास्क हमेशा चलते रहने चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म के कारण हमेशा चलते रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में ले चलता हूं। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं इनको एक बार गौर से देख लीजिए। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा मेरे भाई, है ना। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट 1, आराम से सुनिएगा। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में मैंने क्या कहा गुरुजी? आपने कहा कि प्लांट्स कैन मूव। क्या ये बात करेक्ट है? प्लांट्स कैन मूव, प्लांट कैन शो द मूवमेंट। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? फटाफट बताओ। क्या प्लांट मूव कर सकते हैं? क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? सत्य वचन है या गंदी बात है? गंदी बात, गंदी 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 बात है तो फॉल्स लिख दो, और अच्छी बात है तो ट्रू लिख दो। बताओ भाई फटाफट। क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं मूव करके? क्या प्लांट को आपने चलते हुए देखा है? आपके घर में एक इंडोर पौधा है, क्या वो अपनी जगह बदल लेता है? क्या वो रात को आपके बगल में आके सो जाता है, मालिक मालिक आज अपने साथ सुला लीजिए ना? ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। प्लांट कैन मूव नहीं मेरे भाई, प्लांट कैन नॉट मूव। प्लांट कहां मूव करते हैं? नहीं मूव करते। यहां भी गड़बड़ हो गई तो मैं समझ जाऊंगा कितने कमाल के बच्चे हो आप। अरे भाई कौन सा ऐसा प्लांट है दुनिया का जो आपने मूव करता हुआ देख लिया खुद से, है ना? फॉल्स है, जाहिर सी बात है फॉल्स है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो प्लांट जो है मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। लगभग 82% बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये बात आपकी फॉल्स हो जाएगी। नाउ एक और स्टेटमेंट पकड़ो मेरे भाई, एक और स्टेटमेंट पकड़ो प्यारी सी, स्टेटमेंट 2। एक और स्टेटमेंट पकड़ो। स्टेटमेंट 2 में गुरुजी आपने ये कहा है कि प्लांट्स कैन शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। प्लांट्स कैन शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन 1 है आपका ट्रू, ऑप्शन 2 है आपका फॉल्स। फटाफट बताइए, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? झटपट बताओ मेरे भाई। क्या प्लांट में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो सकती है? क्या प्लांट में मॉलिक्यूल्स एक केमिकल से दूसरे में केमिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं? यस, जाहिर सी बात है होंगे ही, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे बड़ा सा हाथी हो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो मूवमेंट दिखाएंगे ही, यानी मेटाबॉलिज्म तो सब में होगा, वो तो डिफाइनिंग फीचर है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है और जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। तो आप क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट और मेटाबॉलिज्म
इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक डिफाइनिंग फीचर है। ये हम लोगों ने समझ लिया था। तो प्लांट्स क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखा पाएंगे गुरुजी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। लगभग 90%। यार आप तो समझदार हो चुके हो यार, लव यू। क्या बात है, आप तो सीखने लगे, वाह। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है ये तो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर है तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी ना, चाहे यहां पे प्लांट लिख दो, चाहे एनिमल लिख दो, चाहे बैक्टीरिया लिख दो, ये तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। ये बात हमें समझ में आई। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ मेंटेनेंस टास्क चलते हैं भैया आपके शरीर के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म में चलते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेंटेनेंस टास्क कहते हैं। मेंटेनेंस टास्क। भैया दोस्त के घर जा रहे थे, साइकिल चलाते चलाते गए, रास्ते में कोई मिल गया, हाय हेलो करने लगे, सुअर पे साइकिल चढ़ा दी, नाली में गिर गए। अब आप में और सुअर में कोई चार फर्क नहीं बता पा रहा है कि असली सुअर कौन है और आप कौन हो। नाली में गिर गए, दांत टूट गए, कोहनी छिल गई। अब मेरे भाई बॉडी में क्या स्टार्ट होगा? रिपेयर स्टार्ट होगा। बॉडी को ही तो करना पड़ेगा, ये एक मेंटेनेंस टास्क ही तो है। भाई आज मेरी बॉडी अच्छी भली खड़ी है आपके सामने, एकदम सीना तान के, अपना जॉन सीना तान के खड़ा हूं आपके सामने। अब मेरे भाई अगर यहीं लड़खड़ा के गिर पड़ूं, है ना, इस टेबल पे ही लगे भैया सिर, तो यहां पे जो चोट लगेगी, उस चोट को हील करने के लिए, उस चोट को भरने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कि मेरी बॉडी काम करे, मेरी चोट जो है उसको ठीक करे, हील करे। यही बात है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस करनी पड़ती है अपनी बॉडी के अंदर। कोई भी टूट फूट हुई है या कोई नई चीज अगर बनानी है तो उसे आप तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे? मैंने आपको कहा था आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो है आपके ब्लड के, आरबीसी हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती है। उसके बाद इसे दफना दिया जाता है। कहां पर? ग्रेवयार्ड में। यानी कि भैया आरबीसी की अगर मौत हो गई है तो उसे ग्रेवयार्ड में ले जाओगे ना। किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसे ग्रेवयार्ड में ले जाते हैं, जहां उसे दफना दिया जाता है। अब मेरे भाई यहां पर अगर आरबीसी की मौत हुई है तो इसका ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन नाम का ऑर्गन है। तो इसे आप कहते हैं, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आफ्टर डेथ, आफ्टर दैट it is sent to graveyard, it is sent to graveyard, that is स्प्लीन। स्प्लीन नाम का ऑर्गन है जो कि आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। अब ये जो नई नई आरबीसी बनेंगी, ये कौन बनाएगी? आपकी बॉडी ही बनाएगी, जाहिर सी बात है। नए नए मेंटेनेंस टास्क होंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देख लो मेरे भाई, दूसरा एग्जांपल देख लो, हीलिंग ऑफ स्किन। भैया हाथ पे मच्छर काट गया था, इतनी जोर का मच्छर काट के गया, इतना बड़ा सा जो है पहाड़ बन गया था, मच्छर काट के गया था। तो मैंने उसको जोर जोर से खुजा लिया तो यहां पे क्या हो गया? अब लाल लाल सा फोड़ा हो गया एंड अल्टीमेटली यहां पे क्या बन गया? एक क्लॉट बन गया है। मैंने इतनी जोर से मच्छर काटने पर खुजाया कि यहां पे खून आना स्टार्ट हो गया। अब मेरी बॉडी को पता लगा है कि कोई चोट आई है, खून आना स्टार्ट हुआ है। मेरी बॉडी वहां पर आकर मेहनत करेगी, मेरे हाथ को दोबारा से एकदम बढ़िया बना देगी। तो चाहे आपकी स्किन पे चोट लगी हो, चाहे कोई ऑर्गन हो जिस पे चोट लगी हो, आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी उसे हील करती है, यानी उसे ठीक कर देती है। तीसरा एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया था पेटू राजा का। यह आपका पेटू राजा है, यह है आपका पेटेंद्र बाहुबली। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। दिस इज योर पेट। अब ये जो पेट है, इस पेट पे लाइनिंग लगी हुई है। ये लाइनिंग किस चीज की लगी हुई है? ये लाइनिंग लगी हुई है आपकी म्यूकस की। ये है आपका पेट, ठीक है। और इस पेट में क्या बनता है? इस पेट में बनता है एक एसिड जिसका नाम है HCl। अब ये HCl इस पेट को नुकसान पहुंचाएगा, ये HCl इस पेट को नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा गुरुजी। लेकिन ये लाइनिंग जो है पेट को नुकसान पहुंचने नहीं देगी। तो ये लाइनिंग जो है ये घिसती चली जाती है, ये भी तो कमजोर हो रही है ना एसिड के प्रभाव के कारण। तो इस लाइनिंग को हम लोग क्या करते हैं? बार बार नया तैयार करते रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये जो लाइनिंग है, दिस लाइनिंग ऑफ स्टमक is repaired or replaced
ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में 2 बार आपकी ये जो लाइनिंग है ये ठीक की जाती है। तो बताइए एक बार ये लाइनिंग कितने दिन में ठीक हो जाएगी? आप कहेंगे वंस इन 3 to 4 days। हर 3 से 4 दिन में एक बार ये लाइनिंग नई तैयार की जाती है। इसीलिए एक हफ्ते में आप 2 बार इस लाइनिंग को तैयार कर सकते हैं। जो लाइनिंग है ये किसकी लाइनिंग है? ये म्यूकस की लाइनिंग है। ये म्यूकस की लाइनिंग है। म्यूकस का कोट यहां पर लगा रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं जो आपकी बॉडी में हो रही हैं? क्या ये सारे के सारे मेंटेनेंस के टास्क हैं? बिल्कुल सर। चाहे आपके शरीर पे कहीं चोट लग जाए, चाहे आपके पेट की लाइनिंग है जिसको एसिड ने जला दिया, चाहे आपकी आरबीसी या कोई और सेल है जो कि मरता रहता है, जिसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है, कोई 100 दिन तक जिंदा रहता है सेल, कोई 500 दिन तक जिंदा रहता है, कोई 1000 दिन तक जिंदा रहता है। जब वो सेल मरेंगे तो उनकी जगह नए सेल्स तो लाने पड़ेंगे ना। तो हम साथ साथ उन सेल्स को तैयार कर रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेंटेनेंस टास्क कहते हैं। और ये मेंटेनेंस टास्क होता है किसकी वजह से? गुरुजी, ये मेंटेनेंस टास्क होता है आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से, या मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से, या आपका केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत डिटेल में लेकर के जा रहा हूं मेरे भाई, ये बातें कोई नहीं बताता, सीधा लाइफ प्रोसेस से, न्यूट्रिशन से शुरुआत हो जाती है। मेरा पढ़ाने का तरीका वो नहीं है। एनसीईआरटी में एक एक चीज जो लिखी हुई है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि गुरुजी ये बात अगर एनसीईआरटी में लिखी है, ऑथर ने ये बात अगर लिखी है तो क्या सोच के लिखी है, क्या पर्पस है इस लाइन को पढ़ने का, क्यों लिखी होगी किसी ऑथर ने ये बात किताब में, उतनी गहराई तक चलेंगे। ऐसा नहीं सुपरफिशियल पढ़ा दिया भाई, मौज मस्ती घटा दी ना। मौज मस्ती तो वैसे भी आ जाएगी, आप डिटेल में पढ़ोगे तब भी आ जाएगी, लेकिन डिटेल को जानना बहुत जरूरी है। आगे जब पेपर दोगे तो आपको पता लगेगा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? फटाफट बताइए। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन। अब मैं थोड़ा सा आगे ले चलूंगा आपको, और अब सच में हम लाइफ प्रोसेसेस की ओर बढ़ रहे होंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और उस कहानी के लिए आप अपना एक पेज खाली छोड़ दीजिए। एक पेज ऐसा खाली छोड़ दीजिए, मतलब लंबाई में नहीं, ऐसा चौड़ाई में एक खाली पेज ले लीजिए, और उस पर हम कुछ बनाएंगे, और रैंडम कुछ बनाएंगे, कलाकारी करेंगे, चित्रकारी करेंगे, लेकिन उससे इतनी चीजें निकाल के दूंगा आपको कि आप पागल हो जाओगे। आपने बायोलॉजी को ऐसे कभी नहीं देखा होगा, दैट इज माय श्योरिटी। कुछ प्लान्ड नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। बस एक खाली स्लाइड ले लो, और इस खाली स्लाइड पर चित्र बनाना शुरू करो मेरे साथ साथ, ठीक है? सबसे पहले सर सबसे कॉमन लाइफ प्रोसेस को पकड़ते हैं। सबसे कॉमन लाइफ प्रोसेस क्या है? सभी को जिंदा रहने के लिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई फंगस है यानी फफूंद है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई प्लांट है, कोई भी हो, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं? क्या आप अपना खाना खुद बनाते हो? यस गुरुजी, मम्मी ने राजमा बनाया था दोपहर में, वेरी वेरी टेस्टी। हाँ, राजमा बहुत टेस्टीदार नहीं मेरे भाई, आपने वो खाना अपनी बॉडी में थोड़ी बनाया है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना यानी अपनी बॉडी में ही खाना तैयार करते हैं, जिन्हें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना? जो ऑटो चलाते हैं उसमें भी सेल्फ होता है ना, सेल्फ स्टार्ट। ऐसे ही ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या हो? क्या आप ऑटोट्रॉफिक हो? नहीं सर, हम हेट्रोट्रॉफिक है। हम प्लांट को खाते हैं भाई। अगर आप सेब खा रहे हो तो आप प्लांट को खा रहे हो। गेहूं की रोटी बनी आपके घर में, गेहूं क्या है? एक प्लांट है। आपके घर में दूध आया, आपने दूध पिया, दूध कहां से आया? भैंस से आया, गाय से आया, बकरी से आया, अलग अलग जगह से आया। आपने खुद ने कुछ अपनी बॉडी के अंदर नहीं तैयार किया है। या तो आप किसी एनिमल से कोई फूड ले रहे हो, या आप किसी प्लांट से कोई फूड ले रहे हो, आप खुद से कुछ नहीं बना रहे हो। तो यू आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब मुझे बताओ मेरे भाई, हमने लास्ट चैप्टर में यानी केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में एक बात आपको बताई थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके प्लांट अगर खाना बना रहे हैं, कोई नया केमिकल बना रहे हैं, तो उस केमिकल को बनाने के लिए कहीं से तो एनर्जी आ रही होगी। खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कोई तो दे रहा होगा। तो कौन देता है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? इस पूरी पृथ्वी को एनर्जी कौन देता है मुफ्त में, बिना कुछ हमसे मांगे? वो है हमारे सूरज दादा, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ
एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं, जिन्हें हम सन कहते हैं। तो ये है हमारे सन दादा, सूरज दादा। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये है हमारे सन। सन से प्लांट के पास क्या आती है गुरुजी? सन से प्लांट के पास आती है क्या? लाइट एनर्जी। तो ये जो हमारे सूरज दादा ने हमारे प्लांट के पास भेजी है, ये क्या है? लाइट एनर्जी है। अब ये जो लाइट एनर्जी है, प्लांट के पास तो लाइट आ गई, तो ये लाइट एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी भैया? किसी और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या बना लेते हैं? यहां पे हम अपना पेड़ बना लेते हैं। ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, करेक्ट, दिस इज आवर पेड़। ये हमारे पेड़ का तना है और ये हमारे तने के ऊपर हमारे हरे भरे पेड़ के पत्ते हैं। ठीक है, क्या हुआ भैया? ये जो लाइट एनर्जी है ये यहां पर आ गई, ये जो लाइट एनर्जी है ये यहां पर आ गई। हरे भरे पत्ते जो हैं, ये हरे भरे क्यों होते हैं मेरे भाई? हरे भरे पत्ते हरे भरे क्यों होते हैं? आगे सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये जो पत्ते हैं दे आर ग्रीन ड्यू टू, इनमें एक पिगमेंट होता है जो इन्हें हरा कलर देता है। तो पत्तियां हरी क्यों होती हैं? दे आर ग्रीन ड्यू टू विच पिगमेंट? बताओ। दे आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट। यहां पर पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। दे आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये कहां पाया जाता है? प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट नाम की एक बॉडी पाई जाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी बनाता है, ऐसे ही प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जहां क्लोरोफिल पाया जाता है। नाम में ही क्लोरो क्लोरो आ रहा है तो कोई टेंशन है नहीं। अब ये जो क्लोरोफिल है इट इज अ पिगमेंट, और पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो ये जो प्लांट के हरे भरे पार्ट है ये तना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तना हरा नहीं है। सिर्फ ये जो पत्ते हैं, ये जो हरे भरे पत्ते हैं, ये क्या करेंगे? दे विल एब्जॉर्ब द लाइट, दे विल एब्जॉर्ब द लाइट। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किसने कर लिया? हरे भरे पार्ट ने कर लिया। और ये जो पत्ते हैं इनमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं। आप कभी किसी प्लांट की पत्ती तोड़ के देखिए, उसमें छोटे 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 से आपको छेद दिख जाएंगे। उन छेदों को हम क्या कहते हैं गुरुजी? स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा क्या करता है गुरुजी? स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करता है। अगर समझ लीजिए मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं और मैंने CO2 छोड़ दी, तो ये CO2 जाकर के पेड़ के पास पहुंचेगी और पेड़ अपनी पत्ती के जो छोटे छोटे छेद हैं स्टोमेटा, इनसे ये CO2 ले लेगा। यानी आप क्या कह सकते हैं? आप यहां ये कह सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाती है CO2 प्लांट के अंदर। CO2 एंटर्स लीफ वाया स्टोमेटा, लीफ वाया स्टोमेटा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। हमारे पास क्या क्या आ गया सर? लाइट की एनर्जी आ गई, हमारे पास CO2 आ गया जो पत्तियों से घुस गया, और नीचे आप क्या करते हैं भैया? पानी दे देते हैं, इस पेड़ को पानी दे देते हैं। तो मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर ये पानी आपने पेड़ को दे दिया है, जड़ों में ये पानी दे दिया है, तो क्या ये पानी हर प्लांट के पार्ट तक पहुंच जाएगा? ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो जो वाटर है इसको आप क्या कह सकते हैं? इट रीच एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, इट रीच एवरी पार्ट ऑफ प्लांट वाया कुछ पाइप्स होते हैं प्लांट में जो आपका पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं जाइलम। कुछ आपके ऐसे पाइप्स होते हैं जो खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम वो पाइप है जिससे खाना ट्रांसपोर्ट होता है, और जाइलम वो पाइप है जिससे पानी ट्रांसपोर्ट होता है। अब पेड़ में मैंने क्या क्या पहुंचा दिया? सूरज की रोशनी आ गई मुफ्त, यानी लाइट एनर्जी आ गई। CO2 आ गया मुफ्त, यानी पत्तों के छेदों से, यानी स्टोमेटा से CO2 आ गया। और यहां भैया क्या आ गया? आपका वाटर आ गया। अब ये तीनों साथ साथ आ चुके हैं, तो क्या ये धूम मचाना शुरू करेंगे? बिल्कुल गुरुजी, धूम मचाना शुरू कर देंगे। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर CO2 आया, यहां पर आपका वाटर आया, यहां पर CO2 आया और वाटर आया। करेक्ट। अब मेरे भाई ये जो CO2 और वाटर है, इसके अलावा हमें इस रिएक्शन में क्या लगा गुरुजी? हमें सनलाइट लगी, यानी सन की एनर्जी लगी।
इसके अलावा हमें क्या लगा, लाइट जो आई है इसको कैप्चर करने के लिए हमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट लगा, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट लगा। अब मेरे दोस्त ये जो CO2 और H2O आए हैं ये साथ में मिल जाएंगे और साथ में मिल करके क्या बना लेंगे, खाना बना लेंगे, केमिकल एनर्जी बना लेंगे। तो मेनली ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और साथ में प्लांट क्या बनाता है, ऑक्सीजन बना लेता है। साथ में प्लांट क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है मेरे भाई। तो आपने देखा कि ये CO2 आया स्टोमेटा से, वाटर आया आपके रूट से एब्जॉर्ब होके, और इन्होंने क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, यानी प्लांट ने खाना बना लिया, फूड बना लिया, एंड साथ में ऑक्सीजन बना लिया। तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। करेक्ट, यह बात आपकी हो गई। अब प्लांट जो है क्या इस सारे के सारे ग्लूकोज को अपने पास इसी फॉर्मेट में रखेगा? नहीं गुरुजी, बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन गए हैं तो प्लांट क्या करेगा, इस फूड को स्टोर कर लेगा अपने अंदर। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट स्टोर्स ग्लूकोज, प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च। कई सारे आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, हजारों मॉलिक्यूल्स मिल मिलके स्टार्च बना लेते हैं। तो स्टार्च आपका यहां पर बन गया, एकदम बन गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट ने जो खाना है वो किस फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है, स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है सर, इसमें हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आपने क्या किया, आपको भूख लगी, आपने क्या किया, प्लांट का स्टार्च ले लिया। जैसे ये आलू का प्लांट है तो आलू में भी स्टार्च है, आपने क्या किया, इस स्टार्च को खा लिया, आपने स्टार्च को खा लिया, आपने स्टार्च को खा लिया। तो इट इज ईटन बाय एनिमल। समझ लीजिए भैया, आपने आलू का पराठा खा लिया तो आलू में क्या है, स्टार्च है। अब एनिमल ने क्या किया, स्टार्च को खा लिया। तो ये स्टार्च जब हमारी बॉडी में जाएगा, ये स्टार्च जब हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या ये डाइजेस्ट हो जाएगा? यस गुरुजी, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हजारों ग्लूकोज ने मिलकर स्टार्च बना लिया है, हजारों ग्लूकोज ने मिलकर स्टार्च बना लिया है। जब ये स्टार्च टूटेगा तो क्या हजारों ग्लूकोज आपके फिर से रिलीज हो जाएंगे? यस गुरुजी, हजारों ग्लूकोज फिर से रिलीज हो जाएंगे। हजारों ग्लूकोज से स्टार्च बना था, आपकी बॉडी में स्टार्च आया, आपने इसके चीथड़े उड़ा दिए, आपने इसका डाइजेशन कर लिया, हजारों ग्लूकोज बन गए। अब क्या करोगे आप, अब इनमें से कुछ ग्लूकोज को आप यूज करोगे फॉर एनर्जी। अब इनमें से क्या करोगे, सम ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज्ड टू मेक एनर्जी। और एटीपी, हमारी एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। आपने इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, यानी इस ग्लूकोज पे किसका अटैक करा दिया, ऑक्सीजन का अटैक करा दिया। तो ये C6H12O6 था, इस पे आपने किसका अटैक करा दिया, ऑक्सीजन का अटैक करा दिया। अगर आपने ऑक्सीजन का अटैक करा दिया, ये 6 के 6 कार्बन हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, 6 बन जाएंगे CO2 और आपके 6 बन जाएंगे क्या, वाटर, और साथ में क्या बन जाएगी आपकी एटीपी, यानी एनर्जी करेंसी बन जाएगी। इस एनर्जी को तो आप यूज कर लोगे, इस एनर्जी को तो आप यूज कर लोगे। यस गुरुजी, तो आपने खूब आलू के पराठे खाए तो कुछ आलू के पराठे का पार्ट जो है वो तो आपको एनर्जी देने के काम आ गया। बचा हुआ आपने सोचा यार इतना क्या एनर्जी बना के करेंगे, थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा लेते हैं, थोड़ा सा स्टॉक कर लेते हैं। तो बचे हुए जो है रेस्ट ग्लूकोज, बचे हुए जो है रेस्ट ग्लूकोज आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। प्लांट में ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन एनिमल में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो कई सारे ग्लाइकोजन आपको यहां पर बनते हुए दिखाई दे गए। ये आपकी पूरी की पूरी बात है। मजा आया? और पढ़ते हैं, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इसी चीज को इतना डिटेल में ले चलूंगा ना मेरे भाई, इस एक लाइन को इतना डिटेल में ले चलूंगा तुम पागल हो जाओगे। आराम से सुनना, अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया है मेरे भाई। आराम से सुनना, मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया कि यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, यानी इस पूरे यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को एनर्जी कौन देता है मुफ्त में? गुरुजी सन देता है, सूरज दादा देते हैं। ये जो सूरज दादा है इन्होंने लाइट एनर्जी एक पेड़ पर बरसा डाली। अब ये जो पेड़ है ये इस लाइट एनर्जी को कैसे कैप्चर करेगा? इस पेड़ में कुछ हरे भरे पार्ट है, ये जो तना है ये हरा नहीं है,
यानी इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि खाना बनने का प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है, तो आप बोलेंगे ओनली इन द ग्रीन प्लांट पार्ट्स। ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जो हरा पार्ट नहीं है ना, इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सिर्फ हरे पार्ट में होगी। तो आप लिख सकते हैं, आगे लिखवा भी दूंगा, कि सिर्फ जो है आपके हरे प्लांट पार्ट जो है वही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अब भैया यहां पे लाइट एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी है मेरे भाई, ये आपके पेड़ से टकराई। पेड़ के पास क्या थे, कुछ पिगमेंट थे जिनका नाम था क्लोरोफिल। ये पत्तियां हरी भरी किसकी वजह से होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल जो है, इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये लाइट एनर्जी अब पेड़ में आकर के बैठ गई है। अब आपको पता है जो लाइट एनर्जी है, इसको आप किसी और प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। हमने ये छोटे छोटे CO2 मॉलिक्यूल्स जोड़ करके एक बड़ा ग्लूकोज बना दिया है, इसी लाइट एनर्जी को यूज करके। तो लाइट एनर्जी अब केमिकल एनर्जी बन चुकी है। अब ये जो ग्लूकोज है जो प्लांट में बना, प्लांट ने इसको स्टोर कर लिया स्टार्च के फॉर्मेट में, क्योंकि प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। अब ये स्टार्च अगर एनिमल खा लेगा तो मेरे भाई, ये जो एनिमल के अंदर स्टार्च गया है, इसमें से कुछ ग्लूकोज आपको एनर्जी देंगे। यानी आलू का पराठा अगर आप खाओगे तो थोड़ी आपको एनर्जी मिल जाएगी। जो भी बचा हुआ आपका स्टार्च होगा वो आपका ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर होगा। आपकी बॉडी में स्टार्च स्टोर नहीं होता है, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ये आपने देखा, ये आपने जाना, यहां तक की बात समझ में आई। तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश करिए। अब मैं आपको कुछ एडिशनल बताऊंगा, बहुत खास, आराम से सुनना मेरे भाई। इस एक इक्वेशन को काफी डिटेल में ले चलेंगे, बहुत डिटेल में ले चलेंगे और मजा आएगा भाई, खूब मजा आएगा। आराम से सुनना, बस मेरी बात आराम से सुनते रहना। स्टार्च का मतलब क्या है सर, स्टार्च का मतलब है केमिकल। प्लांट में एक केमिकल मिलता है जो कई सारे ग्लूकोज को जोड़ करके बनता है, इसे हम स्टार्च कहते हैं। एनिमल में वही केमिकल है जो कई सारे ग्लूकोज को जोड़ करके बनता है, उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। कि जो ग्लाइकोजन है ये आपका क्या होता है, ये आपका बहुत बड़ा होता है, ब्रांच्ड होता है, राइट। आ जाओ, आओ मेरे भाई, अब इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं, है ना। आ जाओ मेरे दोस्त, ये मैं मिटा देता हूं, मुझे सिर्फ इस चीज का काम है, इस फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन का बस मुझे काम है, और कुछ नहीं, है ना। सिर्फ इतना ही मुझे आपको दिखाना है, और कुछ नहीं। आओ, इसको अगर आप बैलेंस करके लिखो, इसको अगर आप बैलेंस करके लिखो, बैलेंसिंग, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना चाहो, बैलेंसिंग, तो क्या हो जाएगा, आराम से देखिए। यहां पर आपका हो जाएगा 6 CO2, क्योंकि 6 कार्बन आपके पास होने चाहिए, 6 कार्बन होंगे तभी यहां पर C6 बन पाएगा, है ना। तो 6 CO2 होने चाहिए, प्लस आपने लगाए 12 H2O, है ना। प्लस आपने यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर सनलाइट लगा दी है ना। एंड आपने यहां पर क्या लगा दिया है, सनलाइट लगा दी है। एंड आपने यहां पे क्लोरोफिल लगा दिया है, सनलाइट लगा दी है, क्लोरोफिल लगा दिया है। ये जो C6H12O6 है, ये यहां से बन जाएगा C6H12O6। 12 वाटर थे, 6 वाटर आपके इस्तेमाल हो जाएंगे, 6 वाटर आपके रिलीज हो जाएंगे यहां पर। एंड मेरे दोस्त 6 आपके निकल जाएंगे, क्या आपके यहां पर ऑक्सीजन निकल जाएंगे। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मुझे एक बात बताओ बहुत आराम से, अब मुझे एक बात बहुत आराम से बताना, ये जो CO2 है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन। मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन पहले ही बता दिए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन भैया हमारा लास्ट टॉपिक था, जब हमने लास्ट वीक में अपने चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे बात की थी, तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाए गए थे, रेंसिडिटी पढ़ाई गई थी, रस्टिंग पढ़ाई गई थी, यही सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। बताओ मेरे भाई, ये जो CO2 है ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस। आराम से देखिए भाई, कार्बन जो है CO2, इसका फॉर्मूला लिख लो CO2। अगर मैं देखूं तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या कह रहा हूं, पर कार्बन 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है।
और पर कार्बन कोई हाइड्रोजन नहीं है यहां पर, तो आप कह सकते हैं नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और कार्बन ने दो ऑक्सीजन से दोस्ती कर रखी है। भाई ये तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गए ना, एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, खूब ऑक्सीडेशन हो रखी है यहां पर। अब भैया ये जो कार्बन है किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया गुरुजी इसमें C6H12O6 में। अब इसका फॉर्मूला देखो, C6H12O6। मैं कह रहा हूं पर कार्बन, मैं कह रहा हूं पर कार्बन कितने ऑक्सीजन है, पर कार्बन कितने ऑक्सीजन है भैया, C6 6 ही कार्बन है, O6 6 ही ऑक्सीजन है, 6 कार्बन के लिए 6 ऑक्सीजन, यो एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन, तो पर कार्बन क्या है, 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। दूसरा, कार्बन पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो आप क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब देखो यहां पर कार्बन 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, अब पर कार्बन 1 को ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या ऑक्सीजन कम हो गए हैं, क्या ऑक्सीजन कम हो गए हैं, यस गुरुजी ऑक्सीजन कम हो गए हैं। ऑक्सीजन अगर बढ़ रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन कम हो रहे हैं तो ये रिडक्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं था, यहां 2 हाइड्रोजन हैं। अगर हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, आप किसी चीज के ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो क्या उसे रिडक्शन कहते हैं, यस गुरुजी कहते हैं। यहां ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, इसे भी रिडक्शन कहा, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इसे भी रिडक्शन कहा, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो CO2 है इट इज ओवरऑल रिड्यूस्ड, यस गुरुजी आप कह सकते हैं दैट इट इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, तो आपका क्या हो रहा होता है, CO2 रिड्यूस हो रहा होता है। पहले इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन थी, कोई हाइड्रोजन नहीं था, अब इसकी ऑक्सीजन हो गई कम। भाई ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन नाम में ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यहां कम हो रही है तो ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन हुआ है, तो CO2 रिड्यूस हो गया। CO2 यहां क्या हो गया भाई, रिड्यूस हो गया। और पानी का यहां क्या हुआ, पानी के चीथड़े उड़ गए, पानी के जो है चीथड़े उड़ गए। वाटर क्या हो गया है, वाटर आपका हो गया है स्प्लिट, वाटर आपका हो गया है स्प्लिट। तो वाटर स्प्लिट हो गया है, इसका क्या मतलब है गुरुजी, आराम से सुनिएगा मेरे भाई। ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, इस वाटर को अगर आप टुकड़ों में तोड़ें तो आपको क्या मिल जाएगा गुरुजी, अगर मैं इस पानी को तोड़ूं तो मुझे 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यस गुरुजी, और मुझे क्या मिल जाएगा, 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा, यस गुरुजी ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, O2 रिलीज हुआ है, ये भी वाटर से निकला होगा, बिल्कुल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आपके वाटर थे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आपके हाइड्रोजन निकल गए, 2 इंटू H2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, O इंटू 2 यानी एक O2 निकल गया। तो क्या मेरे भाई यहां पर ये जो ऑक्सीजन निकला ये वाटर से निकला, यस, तो पानी का स्प्लिट होना जरूरी था, यस गुरुजी। कुछ पानी आपके सीधे सीधे बच गए, कुछ पानी ने स्प्लिट होकर ऑक्सीजन निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया गुरुजी, ये आपकी बात बनी, ये आपकी बात हुई। तो ये जो वाटर है ये स्प्लिट होता है, पानी के टुकड़े होते हैं, पानी के टुकड़े होते हैं, तभी आपका क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ये भी आपने फोटोसिंथेसिस में देखा, लाइफ प्रोसेसेस के रिएक्शन में देखा। यानी मैंने आपको यहां पर सिंपल सी ये बात बताई है कि आप में अगर थोड़ा सा देखने का नजरिया है तो आप समझ जाओगे, ये जो CO2 है ये अगर ग्लूकोज बना रहा है तो मेरे भाई ये जो CO2 है अगर ये ग्लूकोज बना रहा है तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन हो गए कम और इसके हाइड्रोजन हो गए ज्यादा, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो CO2 रिड्यूस हुआ, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर पानी क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, पानी के चीथड़े उड़े, पानी के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप अपनी बॉडी में ले जा सकते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, ये आपने देखा, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। सिंपल सी बात है, देखो यहां पर CO2 था, CO2 मतलब एक कार्बन और इसके साथ O2 यानी 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन की दोस्ती है।
यहां देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहां C6 यानी 6 ही कार्बन, O6 यानी 6 ही ऑक्सीजन। यहां एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन बैठे हुए थे, यहां C भी6 है, H भी6 है, यानी एक कार्बन पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बैठा हुआ है, तो ऑक्सीजन कम हो गए ना। यहां एक कार्बन की दोस्ती, यहां एक कार्बन की दोस्ती 2 ऑक्सीजन से थी, यहां एक कार्बन की दोस्ती 1 ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन कम हो गए। ऑक्सीजन का कम होना क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। और मेरे भाई यहां पे CO2 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, तो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। और ग्लूकोज में आप देख रहे हो कार्बन के साथ कई हाइड्रोजन आके जुड़ गए, आपने कार्बन पे कई हाइड्रोजन बैठा दिए, तो क्या हो गया मेरे भाई? ये भी तो रिडक्शन हो गई, बिल्कुल हो गई। दूसरा, यहां पर जो पानी है ये किस काम आता है? ये पानी ही ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। कैसे? ये पानी जो है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान टूटता है, यानी इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग यानी टुकड़े हो जाना। तो ये वाटर के जब टुकड़े होंगे तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो आपका ऑक्सीजन यहां रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहां जुड़ जाएगा। क्योंकि ये CO2 था, इस पे सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहां सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन होना चाहिए था ना। ये हाइड्रोजन कहां से आया? जब पानी टूटा तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया गैस की फॉर्मेट में, और ये जो हाइड्रोजन है मेरे भाई, ये हाइड्रोजन यहां आ गए ना ग्लूकोज बनाने के लिए। ये आपकी बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई नहीं बताता है मेरे भाई। एक रिएक्शन लिखवा के खत्म कर देते हैं कि चलो भाई छुट्टी, है ना। मैं भी कर सकता हूं अगर आप चाहते हो, अगर आप उस चीज में खुश हो तो उतना कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, मेरे लिए तो आसान ही है। यस, यहां तक की बात समझ में आई? फटाफट बताइए, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए, जिससे मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलूं और ये सारी बातें रिवाइज करा सकूं थोड़ी अलग तरीके से लिखवा के, थोड़ा अलग तरीके से, है ना। आ जाओ मेरे भाई, मैं आपको एक नई स्लाइड लेकर के सारी चीजें समझाता हूं। यह है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये जो हमने अभी पढ़ा ये क्या है? फोटो सिंथेसिस, ठीक है, यह है फोटोसिंथेसिस। अब मेरे भाई फोटोसिंथेसिस नाम में घुस जाओ। फोटो का मतलब क्या होता है? ये खिंचवाने वाली फोटो नहीं है। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी जब आती है, पेड़ों से टकराती है, तो वो लाइट एनर्जी जो है ना, वो जब टकराती है तो उसे फोटोन कहा जाता है। यस, तो फोटो शब्द किससे आया? फोटो का मतलब ये हमेशा सनलाइट, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप है ही नहीं। तो सनलाइट का यूज करके आप सिंथेसिस कर रहे हैं, बना रहे हैं क्या? फूड। सनलाइट का इस्तेमाल करके आप फूड बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कह दिया? फोटोसिंथेसिस कह दिया। अब बताओ इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज आपकी लाइट एनर्जी जो आई, ये आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो आप कह सकते हैं लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी। दूसरी चीज क्या हुई? CO2 रिड्यूस हो गया, CO2 रिड्यूस्ड टू C6H12O6। CO2 रिड्यूस हो गया C6H12O6 में। यहां एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो ये बहुत ऑक्सीडाइज्ड है, इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइज्ड है। यहां एक कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन, तो एक आदमी के हाथ में कितना आया? 1 ऑक्सीजन। भाई आपके पास, आप 6 दोस्त हो और आपके पास 6 आम हैं, बराबर खाने हैं, अगर सबके हाथ में कितना आम आ जाएगा? एक एक आम आ जाएगा। तो 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन है, एक एक कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन आ गया। तो यहां पे कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, यहां कार्बन पे 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, यानी रिडक्शन हुआ है। तो यहां पे CO2 क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये बात हमें समझ में आ गई। तीसरी चीज हमने क्या बताई? वाटर इज स्प्लिटेड, वाटर स्प्लिट्स टू रिलीज ऑक्सीजन। कभी भी कोई पूछे ऑक्सीजन कहां से आई? ऑक्सीजन आपकी आई पानी से, है ना। तो पानी जब टूटा, ऑक्सीजन आपका बना। आए, ये कैसे कलर का पेन है भाई? कितना भद्दा पेन है। कौन कहता है रंग बिरंगे रंग खूबसूरत होते हैं? ये देखो कैसा रंग है भाई, है ना। आ जाओ मेरे भाई, यहां पे हमने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, बैलेंस कर देते हैं। 2 इंटू H2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, यानी 4 H आ गए।
प्लस O/2 क्या हो गया, O2 हो गया जी, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो गई, ये बात भी हमें समझ में आई। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। नाउ देर आर सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको समझनी है। सबसे पहली चीज आप लिख लीजिए, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद खुद। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद बना सकता है, इसे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। जैसे प्लांट सनलाइट को इस्तेमाल करके खुद का खाना खुद बना रहे हैं, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा गया, यानी ऑर्गेनिजम्स which can make their own food। ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बना पाए, इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा प्लांट्स। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, प्लांट्स। दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, यहां पर दूसरी चीज जो है वो है आपका हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ अगर खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहे तो किसी प्लांट पे ही डिपेंड करेंगे या किसी और एनिमल पे डिपेंड करेंगे। तो हेट्रोट्रॉफ जो है द ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food, which cannot make their own food but depends on other organisms for nutrition। other organisms for न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिमल्स, कोई भी एनिमल खाना नहीं बना सकता। एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिमल्स, या आपकी फफूंदी जो है फंगस, ये भी खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल और फंगस क्या है, आपके हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गए। अब ये एनिमल्स जो है ये कैसे कैसे खाना खा सकते हैं, आराम से देखिए। समझ लीजिए ये एक पेड़ है, प्लांट है। इस प्लांट को खा लिया किसने, एक हर्बीवोरस एनिमल ने। हर्बीवोरस एनिमल मतलब जो प्लांट को खाता हो, हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोर मतलब जो प्लांट को खाता हो, हर्ब्स को खाता हो। हर्ब्स मतलब घास फूस खाता हो, शाकाहारी है। हर्बीवोरस एनिमल डायरेक्टली प्लांट को खा लेगा, खा लेगा। इसके पीछे बैठा हुआ है कौन, शेर, जो कि है कार्निवोरस एनिमल, जो कि किसी दूसरे एनिमल को ही खाता है, कार्निवोरस एनिमल। तो समझ लीजिए यहां पर आपकी घास है, घास को किसने खाया, गोट ने खाया। और गोट को कौन खा गया, शेर खा गया। गोट को कौन खा गया, शेर खा गया। तो ये प्लांट है, प्लांट को आपका हर्बीवोरस एनिमल खा गया और हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल खा गया। तो अब मेरे भाई क्या हुआ, इस प्लांट को डायरेक्टली खाया हर्बीवोर ने और प्लांट को इनडायरेक्टली खाया कार्निवोर ने। गौर से सुना मेरे भाई, आखिरी जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, उसको समझने में आज का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा। आराम से सुनना भाई। अगर समझ लीजिए मैं घास खा रहा हूं, या मैं गेहूं की रोटी खा रहा हूं, या मैं खीरा खा रहा हूं, ककड़ी खा रहा हूं, मटर खा रहा हूं, सलाद खा रहा हूं, आलू खा रहा हूं, टिंडा खा रहा हूं, भिंडी खा रहा हूं, अगर मैं प्लांट को खा रहा हूं, मेरे अंदर जो एनर्जी आई वो कहां से आई। अगर मैं प्लांट को खा रहा हूं, मेरे अंदर जो एनर्जी आई वो कहां से आई, प्लांट से आई। शेर ने अगर मुझे खा लिया तो शेर के अंदर जो एनर्जी आई वो भी तो प्लांट की ही एनर्जी गई है। मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो भी तो प्लांट की ही थी। शेर के अंदर जो एनर्जी गई वो भी तो प्लांट वाली एनर्जी ही गई है, लेकिन इनडायरेक्टली। मैंने तो प्लांट को सीधा सीधा खा लिया, शेर सीधा घास नहीं खा सकता, इसलिए शेर ने क्या किया, मुझे खा लिया। यानी प्लांट वाली एनर्जी ही शेर में गई है, लेकिन मुझसे पास होकर के। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो हर्बीवोर है, ये जो हर्बीवोर है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, सीधा सीधा प्लांट को खाते हैं। और ये जो कार्निवोर है, जैसे आपका शेर है, शेर
ये जो शेर है ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है, लेकिन इनडायरेक्टली। ये किसी और एनिमल को खा रहा है जिसने पहले से प्लांट खाया हो। इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। भाई मैंने प्लांट को खाया, शेर ने मुझे खा लिया, तो प्लांट वाली एनर्जी जो मेरे अंदर आई थी वही शेर में चली गई है, पर इनडायरेक्टली थोड़ा बड़ा प्रोसेस बन गया है। मैंने प्लांट को डायरेक्टली खाया, मेरे में सीधे सीधे प्लांट की एनर्जी आ गई। शेर ने मुझे खाया, शेर में भी प्लांट वाली एनर्जी गई है, पर इनडायरेक्टली गई है। तो ये आप कह लीजिए आपकी ग्रास है, ये आपका लेट से गोट है। भैया खुद को क्यों खुआएं, है ना सर, आप ही तो गोट हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ बकरी वाला गोट मान लेते हैं। ये आपका टाइगर है ना, टाइगर जिंदा है, गोट मर गई। ये आपने देखा, दिस इज योर फोटोसिंथेसिस, है ना। और डिटेल में बात करेंगे, आज तो कुछ किया ही नहीं है, आज तो सिर्फ जनरल जनरल बात चली है मेरे भाई, सिर्फ जनरल जनरल बात चल रही है। आज सिर्फ प्यार भरी बात हो रही है बायोलॉजी की, कि ये दुनिया कितनी हसीन है, इसमें क्या क्या चल रहा है। अभी तो मैं सिलेबस पे आया नहीं हूं, अभी तो सिलेबस जब डिकोड करने बैठूंगा तो बायोलॉजी को ऐसे फाड़ देंगे बीच में से। यस, अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं। करेक्ट है मेरे भाई, यहां तक की बातें सबको समझ में आई, हल्की हल्की बातें सबको समझ में आई, फटाफट बताइए मेरे भाई, यहां तक की बातें सबको चमकी, न्यूट्रिशन के बारे में सबको बातें चमकी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, पहली ही चीज है, पहला ही शब्द है फोटो, यानी सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है लाइट। लाइट आएगी उसके बाद बाकी सारी चीजें स्टार्ट होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइट है। फिर लाइट एब्जॉर्ब करी जाएगी, फिर खाना बनेगा, फिर आपका ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सर लायन या शेर डायरेक्टली घास क्यों नहीं खाता, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। लायन या शेर घास क्यों नहीं खाता, क्योंकि घास को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो शेर में नहीं पाया जाता। वो घास खा भी लेगा तो उसे पचा नहीं पाएगा, इसीलिए शेर को घास खाने का कोई शौक नहीं है ना। जैसे गोट घास खा सकती है, आपकी गाय घास खा सकती है, भैंस घास खा सकती है, आप घास क्यों नहीं खाते, है ना, क्योंकि घास में क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, और इस सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है सेल्यूलेज। तो ये जो है कुछ ही एनिमल्स में होता है, जिन जिन में होता है वो खा लेते हैं घास, जिन जिन में नहीं होता वो नहीं खा पाते, है ना, वो कुछ और जुगाड़ ढूंढते हैं। तो आपका जो शेर है ये नहीं खा पाता घास, नहीं पचा पाता, तो कुछ और खाता है ना। चलो मेरे भाई आ जाओ, फटाफट बताओ, आओ आगे बढ़ो। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? यस यस यस, फटाफट बताओ। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वाला खेला तो हो चुका है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला खेला भी हो चुका है ना। यहां तक की बात समझ में आई। एक बार एनसीईआरटी देखते हैं कि भैया किताब में क्या लिखा हुआ है। हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, क्या एक आधी बात किताब में लिखी भी हुई है या ऐसे ही लगे पड़े हम। आओ, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कोई नहीं करेगा, है ना। अगर मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, अभी पहले एनसीईआरटी में देखो कि क्या लिखा हुआ है ना। आ जाओ, मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कोई चीज अगर जिंदा है और कोई चीज अगर मुर्दा है तो उनमें क्या डिफरेंस है। भाई एक डॉग भाग रहा है तो आपको पता है जिंदा है, क्यों? क्योंकि भाग रहा है, मूवमेंट दिखाई दे रही है। एक काव जो है चीव कर रही है कड को, यानी जुगाली कर रही है। जुगाली मतलब गाली नहीं दे रही, जुगाली कर रही है। बार बार क्या करती है, जो कड जो गाय ने खाया है उसको बार बार ऐसे करके जुगाली करती रहती है ना, तो आपको पता लग रहा है भाई जबड़ा हिल रहा है, गाय भैंस भी जिंदा है। मैन शाउटिंग लाउडली ऑन स्ट्रीट, एकदम बिग बॉस चल रहा है, गली में झगड़ा चल रहा है पड़ोसन आंटी का, तो पता लग गया हाँ आंटी जिंदा है। यस, और जब हम सो रहे हैं उस टाइम तो ऐसे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई हाथ पैर नहीं हिल रहा है हमारा, फिर भी हमें पता है हम जिंदा है। क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं, पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई हम जिंदा है। यस, तो ये सारी लिविंग की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हमें पता है हम ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम जिंदा हैं। सिमिलरली अगर आप प्लांट की बात करो तो प्लांट तो चल फिर नहीं सकते, तो उनमें मूवमेंट तो नहीं देखोगे। आपको पता लगता है कि भाई एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है, हरे भरे पत्ते तभी हैं जब पेड़ जिंदा हो, तो ग्रीन कलर को देख के आप बता देते हो कि जिंदा हो। पर लेकिन जरूरी नहीं कि पेड़ का हर पार्ट ग्रीन हो, है ना, लेकिन थोड़े बहुत ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि पेड़ जिंदा है। उसके अलावा आप देखते हो कि पेड़ जो है बढ़ भी रहा है भैया साइज में, पेड़ का साइज हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, तो आपको पता लग जाता है कि पेड़ जिंदा है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसी ना किसी प्रकार की मूवमेंट ही तो है, चाहे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है यानी ग्रोथ वाली मूवमेंट है, या बिना ग्रोथ की मूवमेंट है। भाई मैंने नानी के घर जाकर एक आम की गुठली को जमीन में डाल दिया,
मैं अगली बार जब गर्मियों की छुट्टी में गया तो 1 साल बाद मुझे वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा दिखाई दिया। क्या मैं मान सकता हूं कि वो पेड़ जिंदा है? यस, क्योंकि इसने ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट दिखाई है। ये जो पेड़ है ये मूव किया है ऊपर की साइड, यानी टेक्निकली इसने ग्रो करके दिखाया है, तो मुझे पता लगा है पेड़ जिंदा है। सिमिलरली कोई एनिमल सो रहा है, मुझे उसका भी पता लग जाएगा कि वो जिंदा है या नहीं। तो अल्टीमेटली अलग अलग मूवमेंट्स को देख के ही हम बताते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं। जैसे अगर मैं सो भी रहा हूं तो मेरा चेस्ट जो है ये ऊपर नीचे जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि सर सांस ले रहे हैं, सर सिलेबस करा देंगे पूरा। यस, एंड सिमिलरली अगर मैं आपको चलता फिरता दिखाई दे रहा हूं तो भी आप बता दोगे कि सर जिंदा है। तो ये आपकी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब भैया कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जो विजिबल होती हैं। जैसे मैं चल रहा हूं तो ये विजिबल मूवमेंट, आपको दिखाई दे रहा है कि सर चल रहे हैं, लेकिन पेड़ जो है उसमें कोई विजिबल मूवमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कल एक पेड़ को देख के गए, अगले दिन गए तो वो पेड़ 5 इंच बड़ा है, आपको पता लग जाए कि ग्रोथ हुई है। इतनी जल्दी थोड़ी ग्रोथ होती है। तो कुछ चीजें तो आपकी विजिबल होती हैं, लेकिन ये जो विजिबल मूवमेंट है दे आर नॉट इनफ। कई सारी ऐसी मूवमेंट है जो हमारे अंदर हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट, या मैंने आपको क्या कहकर बताया था, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये इनविजिबल मूवमेंट है, मेरे अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। एक बैक्टीरिया का सेल ठीक से दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर भी आपकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है। वायरसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरसेस हैं ये आपके बेसिकली खुद का सेल नहीं लेकर के बैठे होते, तो इनको आप क्या कहते हो? नॉन लिविंग कहते हो। इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कई साइंटिस्ट कहते हैं लिविंग है, कई कहते हैं नॉन लिविंग है। इसे हमने क्या कह दिया, इसीलिए कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कनेक्टिंग लिंक कह दिया। हमने कह दिया भाई कुछ के लिए लिविंग है, कुछ के लिए नॉन लिविंग है, पर इसमें खुद का सेल नहीं होता, तो एक्चुअल में हम इसे क्या मानते हैं? नॉन लिविंग ही मानते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया एक जवाब मुझे दो ही, वैसे तो इसे कनेक्टिंग लिंक कह दिया था, बट इन एक्चुअल वायरस डू नॉट हैव इट्स ओन सेल। वायरस डू नॉट हैव इट्स ओन सेल। सेल की प्रेजेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो वायरस डू नॉट हैव इट्स ओन सेल, देयरफॉर इसे क्या कह दिया? नॉन लिविंग कह डाला, नॉन लिविंग कह डाला। करेक्ट है गुरुजी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहां तक की तो कोई बात नहीं छूटी। अब देखो मेरे भाई, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ये तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ये तो मच नीडेड है, इसीलिए इसे डिफाइनिंग फीचर कहा था। मेटाबॉलिज्म तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस रिपेयर चाहिए, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए। हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम चलता रहता है ऑल द टाइम, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमको चाहिए ही होती है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेंटेनेंस का काम तो तब भी चलता रहता है जब आप सो रहे हो, जब आप एकदम इनएक्टिव हो, यानी जब आप कुछ नहीं भी कर रहे, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, उस टाइम पर भी मेंटेनेंस का काम चलेगा। आपकी बॉडी में नए नए सेल बनेंगे, सारा काम होता रहेगा, ये बात भी हमने देखी। अब देखो, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस लगते हैं इन सबको मिला करके लाइफ प्रोसेसेस कहा। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एनर्जी चाहिए दुनिया के हर काम के लिए, और ये एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? ये एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आप खाओगे, यानी जब आप न्यूट्रिशन लोगे, जब आप फूड लोगे। तो जितना भी अर्थ पे फूड आता है, ये फूड कैसा है? कार्बन बेस्ड है। जैसे मैंने आपको क्या बना के दिखाया अभी? कार्बोहाइड्रेट बना के दिखाया, यानी ग्लूकोज बना के दिखाया। तो ग्लूकोज में मेन चीज क्या थी? C6H12O6 में मेन चीज क्या थी? C6H12O6 में मेन चीज क्या है? कार्बन है। तो ये जितना भी खाना हम बनाते हैं, चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, आप क्या खा रहे हो? घी खा रहे हो, दैट इज फैट, उसमें भी कार्बन है। प्रोटीन खा रहे हो, कार्बन है। न्यूक्लिक एसिड खा रहे हो, कार्बन है। रोटी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है। हर चीज जो आप खा रहे हो मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज जो आप फूड में ले रहे हो, उसमें कार्बन होगा ही होगा। तो पेड़ आपके ये कार्बन मटेरियल्स बनाते हैं, तो कार्बन बेस्ड चीजें बनती हैं। सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको एनर्जी चाहिए, तभी आपकी बॉडी काम कर पाएगी, तभी आपकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो पाएगी। तो आपके कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि खाना बनाने में हेल्प करते हैं, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन थे। जैसा मैंने बताया कि जब आप फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है? CO2 रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है मेरे भाई? आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी आपका ग्लूकोज बना रहा है, तो उसकी रिडक्शन हो रही थी। यस, तो आपका ऑक्सीजन भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान रिलीज हुआ है। यह बात हमने देखी, अभी तक की बातें हमारी छूटी नहीं है, ठीक है।
आ जाओ, अब ये सारी बातें हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी हमने इतना नहीं पढ़ा है, अभी इतना नहीं पढ़ा है, करेक्ट। कुछ कुछ चीजें हमारी रहती हैं, इसको अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आओ मेरे भाई, अभी तक जितनी बात हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं। आ जाओ, पहली चीज आपको यह पता लगी इस सवाल में क्या पूछेला है आपसे, आराम से देखिए। पहले सवाल को मैं समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन को देखिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मतलब जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा हो, यानी प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट को अगर खाना बनाना है तो उसे क्या क्या चाहिए, यह आपका सवाल है, फटाफट बताइए। प्लांट को अगर खाना बनाना है तो क्या क्या चाहिए, मैं पूरी इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूं। मैंने कहा था भैया हमें CO2 चाहिए जो कि प्लांट के स्टोमेटा यानी लीफ के छोटे छोटे छेद से आ जाएगी, हमें H2O चाहिए जो कि रूट ने एब्जॉर्ब कर ली थी, उसके बाद हमें सनलाइट चाहिए क्योंकि सनलाइट ही वो एनर्जी है जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और हमें क्लोरोफिल भी चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट ही इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या बन गया था, ग्लूकोज बन गया था C6H12O6 और साथ में रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन। ये सिंपल इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है अभी। तो बताओ भैया इसमें आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरत में लगी। भैया आपको CO2 लगी, H2O लगी, सनलाइट लगी, क्लोरोफिल लगी, यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगा, सनलाइट और क्लोरोफिल लगा, सनलाइट और क्लोरोफिल लगा, ABC सारे आपके सही हो जाते हैं, उत्तर हो जाता है मिस्टर डी। ऑल ऑफ द अबव वुड बी राइट आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को यानी कि प्लांट को लगेंगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये सारी चीजें आपकी इस्तेमाल हो रही होंगी, ये हम लोगों ने बता दिया है। सिंपल सी बात है, उत्तर हो जाता है डॉक्टर बच्चन यानी मिस्टर डी। लगभग 82% लोगों ने सही कर दिया है। अब यहां पर आपको बताया गया है, NTSC का सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे सेल में हम कौन सी एनर्जी बनाते हैं गुरुजी, ATP बनाते हैं, ATP इज द एनर्जी करेंसी। तो इस ATP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा खुद बताओ। देखो शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया है, फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म तो आप जुगाड़ से भी निकाल सकते हो। यस भाई देखो ये तो जुगाड़ से भी निकाल सकते हो, और वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चे बच्चे को आना ही चाहिए। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो ATP तो यहां ADP आ रहा है डाइफॉस्फेट में, तो ADP है, ATP आ रहा है ट्राइफॉस्फेट में, ये सही हो गया। पायरुवेट ग्लूकोज के बारे में आप पढ़ेंगे, भैया ये कोई एनर्जी करेंसी थोड़ी है कि ग्लूकोज को जब मनाया यूज कर लिया। ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, CO2 बनेगा, है ना, वाटर बनेगा, और साथ में ATP बनेगी, वो ATP हमको यूज करनी है, वो एनर्जी करेंसी है, ग्लूकोज एनर्जी करेंसी नहीं है। यस ये तो एनर्जी का सोर्स है। हाँ ग्लूकोज खाएंगे तो हमारे पास ATP बनाने के लिए कुछ आ गया है बॉडी में, बनानी पड़ेगी ATP ही एंड में। यस तो आंसर क्या आ जाता है आपका मिस्टर बी आ जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल और बहुत सिंपल ही इसका जवाब भी था। भूरा बच्चन यानी वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड टीचर मैक्स इज द राइट आंसर। लगभग 86% बच्चों ने कर दिया है यार, आप तो स्मार्ट हो गए यार, बहुत बढ़िया। आओ Now this is very important. Internal energy reserve in autotrophs is called, autotrophs में यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स में यानी प्लांट्स में सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिस फॉर्मेट में आपका प्लांट एनर्जी को स्टोर करता है, और एनिमल का भी नाम जो है आप लिख करके बताएंगे इन द चैट सेक्शन। फटाफट इस सवाल को सॉल्व कर दीजिए। एनिमल वाला भी इसी में लिखा हुआ है। भाई मैंने आपको बताया था आपके पास ग्लूकोज है, प्लांट में ग्लूकोज है, ज्यादा बन गए तो प्लांट क्या कर लेगा भैया, इनको स्टार्च में कन्वर्ट कर लेगा, स्टोर कर लेगा प्लांट में स्टार्च। और एनिमल में अगर ज्यादा ग्लूकोज आ गए हैं तो एनिमल क्या कर लेगा भैया जी, एनिमल जो है इसको कन्वर्ट कर लेगा, किसको, मिस्टर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगा। तो स्टोरेज होती है आपके ग्लूकोज की एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में और प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्मेट में। अब सवाल में क्या दिया है, घुमा के दिया है, ऑटोट्रॉफ्स का पूछ लिया यानी प्लांट का पूछ लिया, तो प्लांट में क्या था आपका स्टार्च बन रहा था, तो मिस्टर भूरा इज द राइट आंसर अगेन, मिस्टर बी इज द राइट आंसर अगेन। उत्तर क्या हो जाता है स्टार्च, और आपने लिख दिया है चैट सेक्शन में ग्लाइकोजन, एनिमल में ग्लाइकोजन। एकदम सही बात है यार, ब्रिलियंट, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाओ, तो उत्तर हो जाता है हमारा क्या, मिस्टर बी हो जाता है। लगभग 80%, आज 80 से ऊपर चल रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है भाई, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। आ जाओ नो अब आए भाई कंसेप्चुअल सवाल, आराम से देखो। फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, नाम में घुस जाओ, सर पे सरसों का तेल लगा के, पहले बता रहा हूं अगर आंसर निकालना है इसके नाम में घुस जाओ फोटोसिंथेसिस में, आपका जवाब आपकी आंखों के सामने होगा।
फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो माने लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना यानी तैयार करना। लाइट को यूज करके हम खाना बना रहे हैं, बाबू के लिए खाना बन रहा है, तो लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी। सबसे पहले ये होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहले तो लाइट आएगी, एनर्जी आएगी, तब जाके कुछ और करना स्टार्ट करोगे ना। लाइट आएगी तब तो मोटर चलेगी, धक 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 धक। पहले लाइट आएगी, फिर आपका क्या होगा, आपका केमिकल एनर्जी, वो लाइट आएगी तभी तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना देगा, वाटर टूट करके ऑक्सीजन बना देगा। तो आपका क्या हो गया उत्तर, सबसे पहली चीज फोटो शब्द में ही छुपेली है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट ही होता है। यस, एकदम सही है गुरुजी, कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया मिस्टर सी। कई बच्चों ने गलती कर दी है भाई, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। मेरे भोंदू साथियों दिमाग तो लगाओ, अगर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उससे पहले लाइट को एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। लाइट आएगी तब तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना, पहले लाइट आएगी तब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मम्मी के खाना बनाने से पहले मैं कैसे खा लूंगा, पहले खाना बनेगा फिर मैं खाऊंगा, तो देयर इज अ स्टेप, है ना। तो आपका पहले लाइट आएगी फिर लाइट इस्तेमाल होगी। ओके, ऐसी बात बताइए जो फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होती। 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए, सवाल समझिएगा। फॉर्म द ऑप्शन गिवन, आइडेंटिफाई द इवेंट दैट डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस। ऐसी बात बताइए जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ना होती हो। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। बन क्या रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना नहीं था। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करती है क्योंकि पिगमेंट है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, CO2 यहां कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, C6H12O6 यहां एक कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ये रिडक्शन है, हम पहले ही देख चुके थे, तो यहां रिडक्शन होती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट केमिकल में कन्वर्ट होता है, एकदम होता है, यही तो फोटोसिंथेसिस का सार है। तो उत्तर क्या हो जाता है, मिस्टर ए हो जाता है, मिस्टर अपना बच्चन हो जाता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेक्ट। बहुत आसानी से आप कर सकते थे। ए होता ही नहीं है भाई, CO2 बनता थोड़ी है, CO2 तो चाहिए, CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल ये चाहिए। बनता क्या है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दोनों हमारे काम की चीज बनती है। ग्लूकोज हम खाते हैं, ऑक्सीजन हम लोग सूंघते हैं, इनहेल करते हैं ना। आओ मेरे भाई, लगभग वही 65। काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं पर सवाल उतना हार्ड नहीं था, देखो आप जानते हो इस बात को। आओ देखते हैं, ये आयोडीन वाला अब आप नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ देते हैं। लीडर बोर्ड में आपको दिखा देता हूं, मिस्टर लीडर बोर्ड, भानु प्रताप सिंह। अरे जहरीली खीर खाने के बाद बच गए क्या भानु दादा, क्या बात है। भानु प्रताप सिंह जिंदा है, हमें देख के बड़ी खुशी हुई, और फर्स्ट रैंक भी ला रहे हैं भानु सर, बहुत बढ़िया। मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, आपका एक बेटा होगा जिसका नाम होगा हीरा ठाकुर, और वो आपका बहुत नाम रोशन करेगा, आपके नाम पे अस्पताल भी बनाएगा, और आपके नाम पे एक ट्रेवल बस कंपनी भी जो है चलाएगा। तो आपका फ्यूचर ब्राइट है ना, और आपके पास भी अच्छी प्रॉपर्टी होगी आगे चल के, है ना, आपकी बहू IAS होगी। आओ, वेंकटेश कुमार पांडे, सुधीर यादव, नमन कुमार, राहुल, नंद किशोर, उत्कर्ष, आजम खान, दीपक और प्रियांशी मिश्रा आर इन टॉप रैंक्स। बहुत बढ़िया बात मेरे भाई, बहुत शानदार। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग यहां तक की बातें कर चुके हैं, इसके आगे की भी बातें हो चुकी हैं, वैसे थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे कल, थोड़ा और बैठ जाएंगे। आज तो हमने सिर्फ जनरल पढ़ाई की है, एकदम जनरल पढ़ाई की है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, एकदम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है बस, ये मान लीजिए। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा कंटेंट रिवाइज करा दूं 10 मिनट में? मेरी एक और क्लास है, मैं टाइम देख लेता हूं एक बार, अभी टाइम है हमारे पास। क्या आप 5-7 मिनट में चाहते हो कि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज करवा दूं? यस। रैंक 15, 29, 394, क्या बात है दोस्त, 560 रैंक, कोई बात नहीं, सबकी रैंक अच्छी है मेरे भाई। अगर आप क्लास में आ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। चल आओ मेरे दोस्त, रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई करना यानी स्टडी करना, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी करना। अब आपकी बॉडी में भी कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, आप खाना खा रहे हो, आप खाना पचा रहे हो, आप एनर्जी बना रहे हो, आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हो, आपका ब्लड जो है वो भी सर्कुलेट कर रहा है, यानी आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। इन सब की पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, करेक्ट।
अब मैंने आपको बताया भैया कुछ ऐसी चीज है जो आपके अंदर पाई जाती हैं, वो आपका फीचर होती हैं। जैसे आपके बालों का कलर, आपकी हाइट, मैं हाथ हिला सकता हूं, मैं पेन हिला सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं। ये मेरे कैरेक्टर्स हैं, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये सिर्फ मेरे अंदर पाए जा सकते हैं, बाकियों में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई कंपलसरी चीज नहीं है। डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसी चीजें जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हो, गारंटी से पाई जाती हो, ऐसे चीजों को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ सेल। जैसे सेल दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। अब वायरस के पास खुद का सेल नहीं है तो उसे नॉन लिविंग कह दिया। मेटाबॉलिज्म यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, यानी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं। इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की वजह से ही आप जिंदा रह पाते हो। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है आपकी बॉडी में मेंटेनेंस टास्क करते हैं। तो मेरे भाई जैसे आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है ये 120 डेज है, 120 दिन बाद आरबीसी मर जाएगी, तो नई आरबीसी कहां से आएगी? बॉडी मेंटेनेंस करके बनाएगी। आपके स्किन पे चोट लग गई, कौन ठीक करेगा? बॉडी मेंटेनेंस करेगी। आपके पेट की जो लाइनिंग है, पेटू महाराज की लाइनिंग जो है ये छिल गई एसिड के कारण, तो इस लाइनिंग को दोबारा कौन रीजनरेट करेगा? आपकी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी और आपकी बॉडी मेंटेनेंस करेगी। ये सारी चीजें दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, अलग अलग टाइप का मेंटेनेंस हो रहा होता है। अब देखिए मेरे भाई, दुनिया में जो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मुफ्त की एनर्जी, वो है सनलाइट। अब सनलाइट अगर आकर के पेड़ पे गिरेगी तो पेड़ की जो लीफ है वो क्या करेगी? पेड़ की जो लीफ है उसमें हरा भरा पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फोटोसिंथेसिस में, नाम ही है प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस, तो फोटो यानी लाइट सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी। लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इस लाइट एनर्जी को अब हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें कुछ केमिकल्स भी चाहिए, तो हमें CO2 चाहिए। वो पेड़ के जो पत्ते हैं इनके स्टोमेटा से हमें मिल गई, छोटे छोटे छेदों से हवा है, गैस है तो एंटर कर गई। वाटर हमें मिल गई भैया, ये जो पेड़ की रूट है इससे एब्जॉर्ब होकर के, तो वाटर भी आ गया प्लांट के पास, CO2 भी आ गया और लाइट एनर्जी भी आ गई। तो ये CO2 और वाटर जो है ये लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाएंगे और बन जाएगा खाना, यानी ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा जो कि एक गैस है जो वातावरण को शुद्ध करती है। तो पेड़ हर तरीके से हमारी मदद करते हैं, दुनियादारी में खाना भी बना के दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये कुछ प्लांट यूज कर लेगा, बचा हुआ जो ग्लूकोज है ये प्लांट स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर कर लेगा। समझ लीजिए स्टार्च जो है ये आपने खा लिया। अगर आपने खा लिया तो आपके अंदर ये जो स्टार्च है ये जा करके फिर से ग्लूकोज में टूट जाएगा। कुछ ग्लूकोज आप यूज कर लोगे एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, आपने खाना खाया है तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। बचा हुआ ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में यानी एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। ये आपने देखा। तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन है जहां पर CO2 को और वाटर को मिला करके आप क्या बनाते हैं? आप ग्लूकोज बनाते हैं, एज वेल एज आप ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। तो यहां पे CO2 है, इसको अगर आप देखें तो एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, यानी खूब ऑक्सीडेशन हो रखी है इसकी। यहां एक कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पहले 2 ऑक्सीजन थे एक कार्बन पे, अब एक ही ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहां पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और ये जो वाटर है यहाँ H2O है, इसके हमने हाइड्रोजन हटा दिए और सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, मैंने हाइड्रोजन हटा दिए। अगर हाइड्रोजन दे दूं तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हटा दूं तो ऑक्सीडेशन, तो सिर्फ ऑक्सीजन बची है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहां ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। पानी भी यहां टूटेगा और आपका क्या बना लेगा? ऑक्सीजन बना लेगा। तो आपका CO2 जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में, और पानी टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना बैठा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं इन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते जैसे एनिमल और फंगस, इन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। जैसे प्लांट जो है इसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं अगर हम हर्बीवोर हैं तो, और शेर जो है इनडायरेक्टली प्लांट को खाता है तो इसे कार्निवोर कहा जाता है। यहां तक की बात हमने पढ़ी। ये न्यूट्रिशन वाली स्लाइड अब हम लोग कल देखेंगे। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हम लोग कल देखेंगे। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और सवाल हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। ये हमारी आज की क्लास थी, हमारी आज की कक्षा थी। आपको बायोलॉजी पढ़ के मजा आया या नहीं? फटाफट बताइए। लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिस वॉज फर्स्ट लेक्चर एंड दिस वॉज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मैंने देखा भी नहीं किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। अब हम कल क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को पकड़ लेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस को पकड़ लिया, दोबारा पढ़ा दिया।
फिर आपके रेस्पिरेशन को पकड़ लिया, दोबारा पढ़ा दिया। सो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मजा आना अभी बाकी है, अभी तो हम लोग किताब में घुसे नहीं है, अभी तक तो हम लोग थोड़ा सा मजा ले रहे थे बायोलॉजी का। आज थोड़ा हमने समझा है कि बायोलॉजिकल दुनिया कैसी है। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आगे और चीजों को डिकोड करेंगे प्यार से, और डिटेल में जाएंगे, और बढ़िया तरीके से जब चीजें आपके सामने खिल करके आएंगी तो आपको पता लगेगा कि ये जो यूनिवर्स है बहुत खतरनाक है, बहुत प्यारी चीज है। यस, अब मेरी 6 बजे एक और क्लास है, तो बीच में मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, उसमें मैं एक चाय पी लेता हूं और फिर अपनी अगली क्लास ले लेता हूं आपके इस टॉपिक से संबंधित, क्योंकि आज हमने जो पढ़ा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल हम जो पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस की चीजें होंगी, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप लेकर के आ जाइएगा, उनको हम लोग केटर कर लेंगे। तो कल हम लोग एंड के 10-15 मिनट आपके डाउट्स के लिए रखेंगे। तो टेंशन नॉट, फिकर नॉट, विपू भाई खड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरी साइंस को उड़ाने के लिए खड़े हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, बिंदास रहो, मौज मस्ती करते रहो और साथ में पढ़ाई भी करते रहो। ये जो आपके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये मैं आपके लिए डलवा दूंगा इन द बैच, आपको मिल जाएंगे। एक बार इनको भी जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ लिया करो साथ साथ। बाकी क्लास में मैं नोट्स बनवाता ही हूं, हाथ से लिखवा के सारी चीजें पढ़ाता हूं। फिर भी आपको अगर नोट्स की जरूरत पड़े तो आप मेरे अदर नोट्स भी देख सकते हो। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, और भी किसी चीज की जरूरत हो, योर ब्रदर इज अ मैसेज अवे, कोई नीचे कमेंट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो आपको क्या क्या चाहिए। सर हमें आपके पूरे नोट्स चाहिए कॉपी पे लिखे हुए, बिल्कुल बना देंगे। सर हमें एडिशनल क्वेश्चन चाहिए, हमें एक चैप्टर के 20 क्वेश्चंस दे दीजिए, 50 क्वेश्चंस लिख दीजिए, जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। खड़े हैं भाई आपके लिए। जारविस आर्मी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपसे मेरी मुलाकात 11वीं में हो रही होगी, 12वीं में हो रही होगी, आप एमबीबीएस में एंटर करोगे तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये दोस्ती बहुत लंबी है, इस दोस्ती की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इसको आगे तक लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। परसों मेरी कुछ क्लासेस लगी हुई हैं, अगर परसों वो क्लासेस सफल हो पाई, आई एम ट्राइंग, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं परसों भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, जिससे हमारी दोस्ती और गहरी हो पाए। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, जय हिंद, शुक्रिया, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, लव यू ऑल, बाय बाय।